एक और ताली बनता है। तालियों के पीछे का कारण दो चार है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है। फर्स्ट, according to my knowledge, the only student who has studied only from सूरत, कि भाई कोई दिल्ली का एक्सपोजर नहीं है या अहमदाबाद, इन जनरल हमने भी लिया है तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये छोटा तालाब है, इसमें ये विश्वास रखना है कि चलो ठीक है, शहर नहीं बदलेंगे, यहीं रहेंगे तो भी हो जाएगा, वो एक क्रेडिट वो है। दूसरा, फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में, और ये सेकेंड ही अटैम्प्ट था, इंटरव्यू दिया है और क्वालिफाई हुआ। तो जो, और थर्ड का मेंस दे दिया है। तो मुद्दा ये नहीं है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या रहा है, मुद्दा ये है कि सॉरी आई फॉरगॉट, जीपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया था ना, तो इंटरव्यू दिया था, और जीपीएससी का दूसरा अटेम्प्ट दिया है ना, तो भी इंटरव्यू दिया है। जो जिसको बोलते हैं ना रेज्यूमे, वो रेज्यूमे ये कहता है कि सिवाय मेरिट लिस्ट के कभी भी रिजल्ट में फेल नहीं आया लिख के। अचीवमेंट को नापने के भी अलग अलग मापदंड होते हैं। सिवाय मेरिट लिस्ट के, फाइनल मेरिट लिस्ट के, कभी भी कहीं फेल नहीं लिख के आया है। तो इसका मतलब तैयारी हमेशा उस स्टेज में आगे बढ़ने की ही रही होगी, या वट एवर। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग ऑब्वियसली। एंड अभी इसने मुझे बताया, मुझे लग रहा था ये 22 साल की है, पर ये 23 साल की हो गई। सो एज इज़ ऑल्सो ऑन हर साइड, ऐसा मुझे लगता है, बूढ़े लोगों को ऐसा ही लगता है कि एट द एज ऑफ 23 व्हेन यू क्वालिफाई, सो दैट्स ऑल्सो बिग थिंग ऑल टुगेदर। एंड दो चीज़ें जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उसमें से एक उम्मीद तो अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हो गई। जैसे जीपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ दिन पहले तक ये सोच रहे थे, टुमारो इज़ द रिजल्ट, आई थिंक द फाइनल रिजल्ट। सो फ्यू डेज बैक वी वर थिंकिंग कि जीपीएससी में भी क्लास 1 हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। अब हमने को नहीं चाहिए, अब होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और अभी जो कल परसों रिज़ल्ट आया, तो परसों ही पता चला है ना कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। पर मुझे डेट याद है, जैसे छोड़ो लिखना नहीं है, जैसे 25 मई को इस साल का फाइनल रिज़ल्ट आया था और 28 मई को प्रीलिम था। तो जो प्रीलिम देने गए तो वो इसी चीज़ के साथ गए थे कि भाई अपना नहीं हुआ। तो स्वाभाविक है, प्रीलिम पास हुआ और मेंस देने गए। तो इस बार जब मेंस दिया था तो उसी इंस्टिंक्ट से दिया था ना कि अब अगली बार इंटरव्यू हो जाना है। द बेस्ट पार्ट इज़ वो मेंस पिछले 2 बार से अच्छा ही गया होगा, और ना अब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो अब इसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आएगा तो हमारा बेस्ट मेंस हो चुका है। और अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करके और फिर बीच में इंटरव्यू देने के लिए जब भी दिल्ली जाना पड़ेगा, तो तब 4-5 महीने का अच्छा एक्सपोजर हो गया होगा। तो पिछली बार से जो इंटरव्यू हुआ था, इस बार 5 महीने का एक्सपोजर लेकर जाएंगे तो इंटरव्यू पिछली बार से बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो तुम डेफिनेटली इनसे बात करोगी ही करोगी, कर भी सकती हो, करना भी चाहिए। बट अगले साल जब मई में फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो सर्विस अलॉटमेंट इस बार से अच्छी काफ़ी बेहतर हो सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज रीजंस, आई थॉट कि भाई बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, समझ में आता है। खून का प्रॉब्लम बहुत अजीब प्रकार का है, जैसे खौला नहीं जाए ना समय समय दर तो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा को अंग्रेजी में कहते हैं विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी का जो डेफिनेशन है साइंस के एनसीईआरटी में,
वो है रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो बहना धीरा हो जाता है। जब बहना धीरा हो जाए, इंसान के रग में जो खून बह रहा है, अगर वो धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती चली जाए या खून ठहर जाए, तो इंसान को लोग क्या बुलाते हैं? मुर्दा, उसे लाश कहते हैं। तो उबाल आते रहना चाहिए, अदरवाइज गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाएगा। अभी जो ये वाला जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन में ऐसा नहीं होता था, पर ये वाले जनरेशन में थोड़ा बायोलॉजिकल बॉडीज डिफरेंट है। इस वाले जनरेशन का जो खून है ना, वो ना सोच उसको गाढ़ा बना देती है। मेरा नहीं होगा, मैं क्या करूं, छोड़, तो बहुत हार्ड है। एंड ऑल द ड्रामा दैट अनफोल्ड्स, सो द थॉट मेक्स द खून गाढ़ा। तो आखिर उस गाढ़ेपन को कैसे कम किया जाए, उबाल लाया कैसे जाए? तरीके ही बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि जॉगिंग वॉगिंग से तो हो नहीं रहा। इतना लेट नाइट चैट और ये सब चला जाता है कि सुबह उठे कैसे आदमी? तो फिर होपफुली अ संडे इवनिंग ओनली देन, राइट। एक रिक्वेस्ट है, यूपीएससी के इंटरव्यू से भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना, बिकॉज टू अर्ली वी मे गेट टू लर्न a lot of things. Right. Congratulations. Thank you, sir. The stage is all yours. You can obviously start by sharing your experiences, and otherwise you can start. Okay, you start with your experiences and then you can ask questions later. Thank you so much, sir. Welcome. So thanks for the opportunity to interact with you all guys. तो जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 4 years और आप कह सकते हो 4 to 5 years की है. To concise all these years in just 2 hours or 1 hour is very difficult, right? तो मैं सब कुछ ऐसे शुरू से अंत तक बताऊं, इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि आप अपने चैलेंजेस जो हैं, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप मेरे सामने पुट करो और मैं कैसे उन चीज़ों से डील करती हूँ. क्योंकि देखो, मोर और लेस चैलेंजेस हमारे सेम होते हैं, है ना. सर भी हमेशा बोलते होंगे कि वी आर ऑन द सेम बोट, राइट. तो जो भी चैलेंजेस हैं आप मुझे बताओगे, कुछ भी सिली से सिली, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, इंटरव्यू से भी डिफ़िकल्ट, जैसा सर ने बोला, तो आप मुझे क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको बताऊंगी. इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं हो, जो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होगा, तो मैं फिर शुरू से करूँगी कि ओके हाँ, प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, इंटरव्यू में क्या करना है. बट ट्रस्ट मी, बहुत बोरिंग हो जाएगा. क्वेश्चन से चले, ओके. इंगेजिंग रहेगा एंड मुझे भी इंटरेस्ट आएगा आपके क्वेश्चंस जानने में, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में. सोशियोलॉजी ऑप्शनल है. या सोशियोलॉजी ऑप्शनल. यस, तो आप वो भी पूछ सकते हैं. यस. देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है डिपेंड करेगा कि आपका अटेम्प्ट कब है. आप कब 24 वाला देना चाहते हो, तो आपको ऑप्शनल साथ में लेके चलना पड़ेगा. क्योंकि जैसे ही दिसंबर और जनवरी आएगा, आप क्या करोगे, जैन से मिड जैन से आप कम्प्लीटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाओगे. ऑलराइट. प्रीलिम्स अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है. अनलेस आप प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करते, आपका मेंस करने का कोई मतलब नहीं निकलता. और बिना मेंस किए अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरिट तो मेंस के बेसिस पे ही बनेगा, राइट. हमारा गोल क्या है, क्लियर करना एग्ज़ाम, तो दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा. अगर 24 करने वाले हो, अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपका ऑप्शनल इस ईयर में हो जाना चाहिए आइडियली. स्टिल आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो कि ओके हाँ, थोड़ा जैन तक चला गया, फेब तक चला गया. अवॉइड करना फरवरी तक, क्योंकि मई में ही है एग्ज़ाम, ठीक है. बट स्टिल मैं ये सजेस्ट करूँगी कि दोनों आप साथ में अभी से कर लो, इफ़ यू आर टारगेटिंग 24, ठीक है. सो द क्वेश्चन वॉज कि अकेडमिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है क्या. जैसे सब बोलते हैं ना कि शुरू से ही पढ़ने में बच्चा अच्छा है तो कर लेगा, यही क्वेश्चन है, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं है. देखो, जो ज़रूरी है ना इसमें, इस प्रेपरेशन में, वो क्या है, आपके वैल्यूज़, ठीक है. अगर आप पहले से स्ट्रॉन्ग हो तो आप में पढ़ाई के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए, लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, और होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं अपने पढ़ाई, अपने ग्रेड्स के लिए, कि ठीक है घूमने नहीं जाएंगे, संडेज़ को छुट्टी नहीं मनाएंगे,
है ना। तो ये जो वैल्यूज़ है वो क्या होता है, आपके शुरू से ही अकेडमिकली डेवलप होती है, अगर आप अकेडमिकली अच्छे हो तो, क्योंकि बिना इसके आप अकेडमिकली अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है। मान लो कि नहीं है, आपने क्या किया, मौज मस्ती की है आपने, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई भी किया, थोड़ी मस्ती भी की, थोड़ा टाइम इधर उधर भी दिया, बट दैट इज़ फाइन। जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है वो कहाँ है, सिर्फ बुकिश नहीं है, पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अगर आपने मान लो फ्रेंड्स के साथ चिल भी किया है, कहीं घूमने भी गए हो, तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ होगा, ऑलराइट। और जो वैल्यूज़ की मैं बात कर रही थी, कभी भी लेट नहीं होता, अभी से वो इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। तो पहले कैसे थे भूल जाओ, अभी से फिर से शुरू करो कि इतने आवर्स पढ़ने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। देन जो मेन चीज़ है शाहरुख खान वाला डायलॉग, नहीं पता नहीं किसका डायलॉग है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। तो इस वैल्यू पे आपको चलना पड़ेगा। आप क्या खो सकते हो, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, अपने कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कि किसी की शादी है, जाना है, पढ़ाई छोड़ के चले गए, मज़े किए, वो मज़ा सेक्रीफाइस कर दो, ठीक है, और वो टाइम पुट कर दो अपने पढ़ाई में, ओके। इससे ना आपको अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जो पहले था वो भूल जाइए और अभी से एक नया सेल्फ प्रिपेयर करिए। अभी से वो ऑफिसर वाली चीज़ जो होती है ना कि यस आप ड्यूटी पे हो और किसी की शादी है, तो आप शादी में नहीं जाओगे, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अभी से इनकॉर्पोरेट करिए, ओके। ये आई थिंक अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो ये सबका क्वेश्चन होगा, राइट। सबके लाइफ में ये फेज़ होता है, लाइक फेज़ क्या बोलूँ मैं, ये पूरे थ्रू आउट द जर्नी ऐसा होता है कि हम 2 दिन बहुत मोटिवेटेड है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर अगले दिन क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है लाइफ में, बट फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा होता है, राइट। तो देखो कुछ बातें बताती हूँ, जैसे फर्स्टली कि हमेशा अपने आप को ना क्वेश्चन करते रहा करो, जब पढ़ रहे हो या फिर जब खाली बैठे हो, मन नहीं कर रहा, तो सेल्फ टॉक होता है ना, खुद से क्वेश्चन करते रहा करो, क्या मैं ऐसा अलग करूं कि मैं उस लिस्ट में आ पाऊं, ठीक है। आप अपने आसपास देख लो, जिनका हो रहा है वो भी, जिनका नहीं हो रहा है वो भी, ठीक है। नहीं हो रहे वाले ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं और बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप देखोगे कि इतने सारों का नहीं हो रहा है, बट ये मुझे रोज़ पढ़ते हुए तो दिख रहा है ना। तो और क्या मैं अलग कर लूँ, आप क्या अलग कर लोगे, सेक्रीफाइस अलग कर लोगे, ज़्यादा टाइम डेडिकेट करोगे तो वो अलग कर लोगे, है ना। स्मार्ट स्टडीज़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब प्रीलिम्स का था, सूरत से जब मैं यहाँ पे थी तो मुझे ऐसा होता था कि पता नहीं किसी का हो नहीं रहा, मेरा क्यों होगा। सीरियसली आई वॉज थिंकिंग कि होगा कि नहीं होगा, चलो कुछ नहीं, देखेंगे, अटेम्प्ट देते हैं। तो 3 मंथ्स डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की थी। खाते टाइम मैं लाइब्रेरी जाती थी, सो खाते टाइम भी आई यूज़ टू वॉच सम वीडियोज़, ठीक है ना। वीडियोज़ लाइट होते हैं, आप कोई भी, आज तो इतनी फैसिलिटी है, वीडियो में सब कुछ मिल जाता है आपको। जो एनवायरनमेंट के कुछ चीज़ें होती हैं जो रटना पड़ता है, लाइक स्पीशीज़, उनके कैटेगरीज, तो मैं वो वीडियोज़ चला के खाती रहती थी एंड आई यूज़ टू लिसन, ठीक है। घर आते ही घर पे भी यही करती थी कि जो टाइम होता था लो वाला फेज़ कि अब थकी हुई हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीडियो देख लो, है ना, लेटे लेटे वीडियो देख लो, आराम भी हो गया और थोड़ी सी पढ़ाई भी हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन ये करोगे, शॉर्ट में अगर बोलूँ तो, कि मैं क्या अलग कर लूँ कि मेरा हो जाए, है ना। और तभी आपका माइंड आपको आंसर करेगा कि पढ़ना होगा और आप फिर पढ़ने लगोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, अपने आप के लिए ना कुछ इंसेंटिव्स रख सकते हो आप। अगर प्रीलिम्स या मेंस के पहले के वो 3 महीने नहीं हैं, यानी अभी वाला टाइम, अभी ना 3 महीने में प्रीलिम्स है ना ही मेंस है आपका, ठीक है, मैं यूपीएससी की बात करूँ तो आप थोड़े ब्रेक्स अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। आप 15 दिन 20 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ो, जो भी 8 घंटा 10 घंटा, 8 घंटे का एवरेज होना चाहिए, ओके। किसी दिन 10 पढ़ लिया, किसी दिन हो सकता है कि 6 ही पढ़ पाओ, ओके, तो हो गया ना वो 8 का एवरेज, ठीक है। तो 8 का एवरेज आपको रखना है, ओके। 20 दिन अपने आप से टारगेट कर लो कि 20 दिन कंटिन्यूसली हम पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली 8 घंटे पूरे करेंगे, और एक दिन ये पर्टिकुलर तारीख को मैं ब्रेक लूँगी या ब्रेक लूँगा, ठीक है।
जो पसंद है वो करो, बाहर जाना है बाहर जाओ, मूवीज़ देखने हैं मूवीज़ देखो, जो खाना है खाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और जब मेंस और प्रीलिम्स के फेज़ में होते हैं हम, तब हमें ऐसे ब्रेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, फुल डे वाला ब्रेक, ओके। तो ऐसे में छोटे छोटे इंसेंटिव्स रखो ना कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो शाम को मैं अपने आप को एक डेयरी मिल्क गिफ्ट कर दूंगी या कर दूंगा, या फिर कुछ खा लेंगे मन का, ठीक है, किसी से बात कर लेंगे, किसी को कॉल कर लेंगे, ओके, कोई सॉन्ग सुन लेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है, आप जिससे मोटिवेटेड फील करो। एक ये चीज़ हो गई। एक और बात होती है कि यूज़ टाइमर, क्लॉक, स्टॉप वॉच लगा के पढ़ा करो। आई यूज़ टू डू दैट, ठीक है। उससे क्या होता है कि टाइम का पता चलेगा। अगर किसी ने यहाँ पे किया हो तो आप जान पाओगे, अगर आप 8 घंटे बैठते हो तो आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ोगे, है ना। मैं लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठती थी, तो मैं घर जैसे 10 नहीं 9 या 8 घंटे बैठती थी, तो 6 ही घंटे पढ़ के जाती थी। मेरे क्लॉक में 6 आवर्स ही होते थे। अब अगर आप टाइमर लगा के बैठते हो, स्टॉप वॉच लेके बैठते हो, तो क्या होता है, दो बेनिफिट होता है। फर्स्ट, आप अपने टाइम का ट्रैक रख पाओगे कि आप कितना पढ़ रहे हो। मन करे तो ग्राफ बनाओ मैं मेंस में करती थी, क्योंकि मेंस में बहुत हेक्टिक होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। या 8 घंटे का एवरेज से नहीं चलेगा, 10 तक ले जाना होता है उसमें, ठीक है। मेंस क्योंकि आपको एक बिग शॉट लेना होता है कि एक ही बार में हो जाए, है ना। पूरा एफर्ट तो डालोगे, तो टाइम ट्रैक कर पाओगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि एफिशिएंट रहोगे। कैसे? टाइमर जब हम स्टॉप वॉच लगाते हैं तो उसमें एक लैप्स वाला ऑप्शन होता है। आप कोई टॉपिक लेके बैठे हो, मान लो एक शीट है, ठीक है, उसमें कोई नोट्स है, कुछ बना के रखा हुआ है। अब अगर मैं वो पढ़ रही हूँ तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना कि आंखें वही हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, राइट। और आप 10 मिनट की चीज़ में 1 घंटा आधा घंटा आराम से वेस्ट कर देते हो। भले आप दूसरों को देख के क्या लगेगा कि यस पढ़ रहे हो, बट नहीं पढ़ रहे एग्जैक्टली देखो तो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड देख पाओगे कि 10 मिनट की चीज़ में जब आप लैप्स करोगे दिखेगा 1 घंटा लगा दिया। गिल्ट आएगा, जब अगला टॉपिक उठाओगे तो बहुत एफिशिएंटली पढ़ोगे। और ये होता है, और पता है ये छोटी छोटी बातें ही ना आपको एफिशिएंट बनाती है। और जब ये आप हर रोज़ करने लगोगे तो सोचो लॉन्ग रन में कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, जो ऐसे ही पढ़ रहा है और आप अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो। तो होता है ना, बातों में सुन के डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है। हर टॉपिक पे टाइम बचाओ, अपने आप को इंसेंटिव दो ना कि मैं ये टॉपिक जल्दी से ख़त्म करके ब्रेक ले लूँगा, या फिर मैं किसी से बात करूँगा, वही बात ब्रेक ले लो। 1 घंटा फालतू में 10 मिनट के टॉपिक में 10 मिनट के काम को 1.5 घंटे में कर रहे हो, इससे अच्छा 10 घंटे में ख़त्म करो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, ठीक है। फिर कई बार होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बीमार होते हैं या फिर कोई काम होता है, तो कोई बात नहीं, अपने आप से डील करो। आज 2 ही घंटे पढ़ेंगे या 3 ही घंटे पढ़ेंगे। जब मैं बीमार होती थी तो भी मैं कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ लेती थी, ठीक है। ये डील करके खुद से डील कर लो, इतना ही पढ़ना है, ख़त्म, फिर ब्रेक, आराम, मन करेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा बताऊं, जब आप 3 घंटे पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि अब तो मैं और पढ़ सकता हूँ, है एनर्जी, वो मोटिवेशन आ जाता है, अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो फिर आप और खींच लोगे उसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। और वो बातें तो है ही कि आप अपने पेरेंट्स का मुंह देखते हो, उनको देखते हो कि हमारे पीछे वो भी बहुत सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। आप यहाँ पे आते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो मोटिवेशन के लिए। सामने वाला अगर बोल दे कि हाँ मैंने पढ़ा, तो आपको लगेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे से अगर क्लास में आके पढ़ते हो तो एक दूसरे का टाइम टेबल और एक अकाउंटेबिलिटी वाला मैकेनिज़्म क्रिएट कर सकते हो कि साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे को पूछेंगे। और अगर मान लो एक दिन आपने नहीं पढ़ा और आपके फ्रेंड ने पढ़ लिया, तो आप दूसरे दिन डेफिनेटली पढ़ोगे, डबल स्पीड से पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो फ्रेंड पढ़ चुका है उसके लिए भी कोई ना कोई दिन तो ये फेज़ आएगा, तो आप दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है। और मान लो कुछ काम नहीं आ रहा, जितना मैंने बताया कुछ काम नहीं आ रहा, तो टाइम पास मत करो, कुछ टॉपर स्टॉक देख लो, वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, सच में हेल्प करता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को समझा नहीं पाते, सेल्फ टॉक सबसे अच्छा है, आप खुद को ही समझा पाओगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, हार्श रियलिटी है ये, ठीक है। फिर भी कई बार होता है कि हम टॉपर स्टॉक देखते हैं तो हमें क्या रियलाइज़ होता है कि यस ये भी ह्यूमंस हैं, है ना। ये इनका कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं है कि इन्होंने एक बार खाली पढ़ा और जाके दिया और हो गया। वो भी वही बोलेंगे कि बहुत मेहनत की है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ, ऐसी बातें करते हैं सब, ठीक है। तो आपको क्या रियलाइज़ होगा
कि पढ़ाई से ही अल्टीमेटली ये गोल अचीव होगा, ठीक है। आप सोचोगे कि इनका कैसे हुआ था, पढ़ के हुआ था, इन्होंने इतना पढ़ा था। वो अपना टाइम भी शेयर करते हैं, जैसे मैंने डिटेल्स दी ना, इतने घंटे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, वो बताएंगे आपको। तो उससे क्या होता है, हमें लगता है कि इन्होंने भी वैसे ही किया है और हम नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। रेस में रहने के लिए हर रोज़ रेस के जैसे लेना पड़ेगा कि हर रोज़ है, ठीक है। आज मैं अगर नहीं पढ़ रही तो कोई ना कोई बैठ के पढ़ रहा है जो मेरे साथ ही उसी दिन एग्ज़ाम लिखने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें सोचते रहो, बात करते रहो, खुद से मनाते रहो, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मोटिवेटेड रहना है। इस बार का पेपर सच में बहुत डिफरेंट था, डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट एज वेल। मैंने भी अटेम्प्ट किया था एंड आई वॉज लिटरली, मैं स्माइल कर रही थी क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। मैं सोच रही थी जो इन्विजिलेटर है वो मुझे देख के ये ना बोले कि ये मजाक करने आई है क्या ये लड़की। सीरियसली मुझे ऐसा हो रहा था कि इस अटेम्प्ट में अगर मेरा हो जाता तो ये पेपर देखने की नौबत नहीं आती। ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। ऐसा सबको फील हुआ होगा क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई के, देखो ज्ञान तो ज़रूरी है ही, बिना नॉलेज के आप सेल थ्रू कर ही नहीं सकते। जिनका भी हुआ है आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ऐसे ही हो गया खाली नसीब से, कि तुक्के मार के, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। यूपीएससी इस मामले में कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सो ज्ञान तो चाहिए। सेकेंडली थोड़े बहुत डिफरेंट अप्रोच होते हैं, है ना। तो हम अलग अलग अप्रोच सीख के जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। हम सब देख के गए, वहाँ पे देखा ये क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, राइट। उन्होंने भी सोचा होगा कि बना लो, तुम लोग बहुत वीडियोस देख के आते हो, बहुत वीडियोस बनाते हो, अब देखते हैं क्या करते हो। सो येस, नए नए पैटर्न, कुछ नई नई चीज़ें, नई नई बातें इंट्रोड्यूस हुई हैं। बट उसमें भी जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो आई ऑब्जर्व्ड कि उसमें भी थोड़ा तो है कि क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली अगर आप उसमें देखोगे तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें एलिमिनेट कर पाओगे उसमें भी, राइट। जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली बात जो है वो यहाँ भी लागू हो रही थी, ठीक है। मैंने वही चीज़ की थी क्योंकि आज का जो इस साल का पेपर था उसमें आप देखोगे कि ज्ञान से आप एक भी क्वेश्चन श्योरली टिक नहीं कर पाते, ऐसा था वो। 4 स्टेटमेंट है और ऑप्शन क्या है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट, ओनली 1 इज़ राइट, ओनली 2 इज़ राइट, ओनली 3 इज़ राइट, ठीक है। मतलब 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ऐसे चारों का ज्ञान होना चाहिए। मान लो एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, मुझे पता है कि दिस इज़ राइट, ओके, और दूसरा मैंने पढ़ा हाँ दिस इज़ रॉन्ग, पता है। अब 2 तो मुझे पता ही नहीं है, ओके। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे कि या तो ओनली 1 है, राइट, 2, एक तो पक्का गलत है, तो या तो तीनों राइट हो सकते हैं, या तो खाली एक राइट हो सकता है, या तो 2 राइट हो सकता है। तो मैंने क्या किया था इस बार कि एकदम, देखो ये वाला जो अप्रोच है ना एकदम वाइल्ड है, ठीक है, बट येस इट वर्कड, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में इट वर्कड। मैं क्या करती थी, एक मिडिल ग्राउंड लेती थी कि ओके ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं जो बाकी के 2 स्टेटमेंट हैं। उसमें मैंने देखा कि कोई एक्सट्रीम वर्ड है क्या, अगर होता था तो मैं उसको निकाल देती थी, ठीक है। फिर मैं ऐसे करती थी कि 2 करके आ जाती थी। आप समझ पा रहे हो, 2 स्टेटमेंट इज राइट करके आ जाती थी, क्योंकि आई नो एक गलत है एक सही है, ओके। कन्फ्यूजन तो मुझे 2 में ही है ना, बाकी 2 में, जिसमें से मैंने क्या सोचा कि ये वाला शायद गलत हो सकता है ड्यू टू दिस एक्सट्रीम वर्ड, ऑल कहा है या फिर नॉट जैसा कुछ है, ठीक है। वो सब तो आपको ज्ञान हो गए, राइट। तो वो था। फिर मैंने ऐसा किया कि मिडिल में लेकर चलिए, जहाँ पे मुझे 3 में डाउट है वहाँ पे मैंने कहा तीनों तो राइट होना पता नहीं पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, तो 2 करके चलती थी मैं, ऐसा हो गया। दूसरे काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्या थे कि 1 इज़ 2 स्टेटमेंट वाले, 1 और 2 दोनों सही है, 1 सही है, 2 सही है, दोनों गलत है। इसमें खाली ज्ञान से चल पाएगा, यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन क्या था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रीज़न वाला था, है ना, रीज़न और असर्शन, राइट। तो उसमें कैसा था कि रीज़न इज़ राइट बट असर्शन इज़ रॉन्ग, ठीक है। फिर आर इज़ रॉन्ग, ए इज़ राइट, ऐसा करके था। फिर दोनों इज़ नॉट रॉन्ग, और नहीं ऐसा ऑप्शन था कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट है और उसका असर्शन, उसका सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा था वो राइट है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा था कि दोनों रॉन्ग है, और चौथा क्या था, कुछ ऐसा ही था। यानी 1-2 ऑप्शंस तो आपके पास और बच ही रहे थे। तो आई न्यू कि या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम होती थी, राइट एक्सप्लेनेशन है क्या, इसमें प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ पे फिर आप वैसे ही थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, क्वेश्चन पूछो। राइट एक्सप्लेनेशन होने का क्या मतलब है कि उसके क्वेश्चन का इससे आंसर मिल रहा है क्या, ठीक है।
तो ये एग्ज़ाम में सरप्राइज़ था, ये जो मेरे अप्रोचेस है एकदम सरप्राइजिंगली मैंने वहीं पे इनोवेट किए थे। मुझे ऐसा कुछ इसका भी बहुत आइडिया नहीं है और डीप में जाऊँगी, एनालाइज करूँगी, अगर कभी कुछ अच्छा ऐसा मिलता है देन आई विल शेयर। ओके, अभी के लिए इतना ही। यस, देखो मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि 90 के पास लेके जाना है, 85 to 90 एक सेफ़ ऑप्शन होता है, क्योंकि उससे नीचे जाओगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उतने मार्क्स सिक्योर करने के लिए, राइट, जो क्वालिफाई हो जाए। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से ही हमेशा से 90 के पास ले जाने की कोशिश की है, 85 प्लस। फर्स्ट टाइम क्या था 92, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। देन सेकेंड टाइम वॉज 88 एंड थर्ड टाइम में 90। तो इस अप्रोच से जाओगे ±2-4 ऐसा तो चलता रहेगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली वहाँ पे बैठ के गिनने तो नहीं बैठोगे। राउंड सिस्टम में करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है टाइम की थोड़ी सी कमी महसूस होती है प्रीलिम्स के टाइम पे। वन गो में कर दोगे तो बहुत टाइम बचेगा, राउंड सिस्टम में करोगे तो फिर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर जाता है। ओके, हाँ ठीक है, सी सेट के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट बता सकती हूँ आपको। सी सेट में कैसा है कि जब मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट देने वाली थी, और सी सेट में सबसे बेस्ट वे क्या होता है प्रिपेयर करने का, PYQ, ठीक है। आप क्लास से कर रहे हो तो क्लास से आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो कि कैसे अटैम्प्ट करना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, PYQ। पिछले 5-7 साल के PYQ सॉल्व कर दो, ट्रस्ट मी हो गया काम, ठीक है। उसी से चाहो तो नोट्स बना लो PYQ के ही, अगर बनाना चाहो तो। लाइक हम प्रैक्टिस करते हैं तो रफ में ना करके थोड़ा सा फेयर कर लो, बाद में रिवाइज कर पाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। या तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो रिवाइज कर लो। अब बात करते हैं अटेम्प्ट करने की, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने थोड़ा एनालाइज किया था पेपर को। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जो पेपर है वो पहले पैसेज से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 1-2 पैसेज है, और फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे करके 1 to 20 ऐसा सेट बन रहा है। फिर वापस 21 वाला जो है, कुछ पैसेज है, कुछ रीजनिंग है, कुछ मैथ्स है, ऐसे करके 20-20 के 4 सेट बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये सेट बना के दे रहे हैं तो हम भी सेट में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन साथ में मैं अटेम्प्ट करती थी, तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता था कि कब 2 घंटे हो गए, क्योंकि कई बार मैथ्स में हम ईगो में आ जाते हैं ना, 2 मिनट लगाया और 2 मिनट डालूंगी और ये तो करके ही जाऊंगी, ऐसा होता है किसी के साथ, होता है, ठीक है, जनरली होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं 2-4 क्वेश्चन पे, और पीछे के कुछ 5-6 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो आई थॉट कि जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है 80 में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट 20 में इट विल बी मच ईजियर, राइट। तो मैंने क्या किया था, 20-20 का वो सेट किया। लाइक मैंने देखा वही करके दे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा खास करना नहीं पड़ा, वरना आप नहीं लगा पाते। 20 साथ में पैसेज होते, 20 साथ में मैथ्स के होते, तो सबका टाइम डिफरेंट जाता ना, मैथ्स में ज़्यादा जाता, पैसेज में कम जाता। बट वो सेट बना के दे रहे हैं तो फ़ायदा उठाओ। ऑलराइट, अब देखो 120 मिनट 2 आवर्स में आपको क्या करना है, पूरा करना है 80 क्वेश्चन। तो 120 मिनट यानी 60 मिनट में क्या हुआ 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो उस 30 मिनट का चेक रखना विल बी वेरी इजी कंपैरेटिव टू वो 120 मिनट, ठीक है, और 80 क्वेश्चन। तो मैं क्या करती थी, मैंने 20 का सेट उठाया। सबसे पहले मेरा अच्छा वाला एरिया है ना कि हाँ पैसेज हो जाता है मुझसे, अगर मैं 10 करती हूँ तो 7 मेरे राइट हो जाएंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके। और 20 में से चूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट में। आप क्या करते हो, कोई तो करता ही होगा कि पूरे पेपर में अपने स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस ढूंढते हो, उसमें भी टाइम जाता है। इससे अच्छा 20 में ढूंढो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं पैसेज कर लेती थी, जो भी 2-4 है आराम से कर लो। फिर बाकी की जो मैथ्स वाले क्वेश्चन या रीजनिंग है उसमें देख लो, देखते ही पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा सा अगर टाइम डालो तो हो जाएगा, तो डाल दो, कर लो। और वो जो 20-20 का सेट बनाया है यानी 30 मिनट्स का, उसी 30 मिनट्स में उस 20 क्वेश्चन को देख लेना है, जितना हो सके सॉल्व कर लेना है, जितना हो सके मार्क कर देना है OMR शीट में। 20 क्वेश्चन वहीं के वहीं ख़त्म। और आपको ऐसा समझना है कि 30 मिनट का मेरा टेस्ट है, उसमें मुझे ये 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा लोगे लिबर्टी तो पीछे के 5 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, क्या पता पीछे ईजी होता है ना ऐसा कई बार। ऑलराइट, 20 में कर दिया। अब 20 के 20 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, ये तो सबको पता है, ठीक है। जितने हो सके कर दो। अब यस 2 मिनट के लिए कोई सवाल है जो आप श्योर हो कि थोड़ा सा टाइम डालो और आ जाएगा, तो कोई बात नहीं ना, है तो अपने पास टाइम, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट इज़ फाइन। क्योंकि ट्रस्ट में आप वापस नहीं आ पाओगे। ये वो GS1 जैसा नहीं है कि राउंड करके बढ़ गए आगे, फिर से आएंगे तो सोचेंगे, नहीं, CSET में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, वहीं पे कर दो, उसके बाद अगले 20 पे जाओ, फिर अगले 20 पे जाओ, उसके बाद लास्ट वाले 20 पे। लास्ट वाले में हमेशा हरी रहेगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। आगे वाले 20 में हो सकता है 2-2 मिनट 2-2 मिनट करके अब 6 मिनट ले जाओगे 3 सेट में, तो पीछे वो कम पड़ेगा ना। ओके, तो जब मैं 21 वाला अटेम्प्ट देने गई थी, पहले मैंने कहा चलो देखती हूँ कि सेट है भी कि नहीं, लाइक प्रैक्टिस करके आ गए, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देन आई विटनेस कि थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? 1 से 20 तक का नहीं है, 1 से 10 तक का है। आप घर पे जाना, अपना ये सारे पेपर्स मिला के देखना। 2021 से पहले में आपको दिखेगा 20-20 का सेट, और 2021 के बाद में ना 10-10 का सेट बन गया था। ईजी, 30 मिनट को और डिवाइड कर दो, 15 मिनट में 10 क्वेश्चन, और आसान, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के पहले ये वाली स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर लो, देखो वर्क कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ किसी का कुछ अलग है और उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि येस आई एम कंफर्टेबल विथ माई स्ट्रैटेजी, तो गो विथ योर्स। ऑलराइट, सीसैट में यही थोड़ा डिफरेंट था जो मुझे लगा कि पता होना चाहिए। मेरे केस में एब्सोल्युटली ये वर्क करता है। अभी बोल रहे हैं ना लोग कि कैट वाला पेपर था, ठीक है, तो जो पहले मैथ्स करने बैठे होंगे उनको टाइम लगा होगा आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चंस नहीं आया होगा तो डीमोटिवेटेड फील हुआ होगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। मैं 10-10 का कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरा तो टाइम बच रहा है, क्योंकि मुझे मैथ्स वाले आ ही नहीं रहे थे, सच में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। तो मेरे हर 10 में ना टाइम बच रहा था, और मैं थोड़ी लिबरल हो गई थी बीच में, कि टेंस भी थी और लिबरल भी हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी। बट पीछे वाले फिर थोड़े से आए थे तो थोड़ा हो गया, ठीक है। सो इस बार सीसैट का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी अज्यूम मत करना कि ईजी आएगा, डिफ़िकल्ट लेवल की तैयारी करो, ठीक है, स्ट्रैटेजी वाइज भी, कंटेंट वाइज भी। ओके, यहाँ पे भी टेस्ट वगैरह होते ही हैं, तो तैयारी सीसैट को प्लीज़ इग्नोर मत करना। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि प्रीलिम्स में GS1 में अच्छे मार्क्स हैं, लाइक मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत लोगों के GS1 में है मार्क्स, बट सीसैट की वजह से रह गया है, ठीक है। तो इससे ख़राब सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती। लाइक इतना बुरा लगेगा ना कि इतनी मेहनत की थी, पूरे साल आप GS1 कर रहे हो, है ना, और रह किसकी वजह से रहा है? सीसैट की वजह से। तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो सीसैट को इग्नोर मत करिएगा। आप पहचानिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस 10 क्वेश्चन में या 20 क्वेश्चन में अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रायोरिटाइज करिए। वीकनेस वाला छूटेगा तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि उसमें परसेंटेज ही क्या था कि वो आपको आ जाएगा और आप करोगे तो सही होगा, है ना, क्योंकि वो आपके तो वीकनेस है। लाइक परमिटेशन कॉम्बिनेशन मुझे नहीं आता, मैं कभी नहीं अटेम्प्ट करती। 2022 वाले में बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चन थे उसमें, अगर किसी ने दिया हो तो सर इज़ अग्रिंग विथ मी, बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक थे एंड आई वाज लाइक सारे क्यों ऐसे पूछ रहे हैं ये। बट ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, कोई सेक्शन है जो नहीं आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाकी में तो आप हो ना, आपने किया है ना, ठीक है। तो सीसैट आपको ये भी लिबर्टी देता है। इट्स ऑल राइट, पेपर एनालाइज करिए, देखिए क्या ज़्यादा आ रहा है, क्या कम पूछ रहे हैं, और मान लो कि हर बार परसेंटेज के क्वेश्चन जैसे रिपीट होते हैं तो कर लीजिए परसेंटेज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो, ठीक है। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब यही, एनालाइज करिए फिर मेहनत डालिए। मेहनत डालने के बाद मत देखिए कि वो जो हमने पढ़ा वो तो आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो सीसैट के लिए ये पूरा अटेम्प्ट और पढ़ाई सब कुछ हो गया। कुछ जैसे अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है ना, तो आप देखोगे रीजनिंग में आप अगर आप थोड़ा सा मेहनत डालो, रीजनिंग का ROI अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थोड़ा सा टाइम अगर रीजनिंग में पुट करोगे सीखने में, जैसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, पर्सनली मेरा वो फेवरेट है। भले ही 5 मिनट जाए 10 मिनट जाए मैं वो करती हूँ, एक साथ 5 क्वेश्चन टिक हो जाते हैं। वो होता है ना अरेंजमेंट्स, ABCDEF है, उनके पास ये कार है, वो वाले क्वेश्चंस। थोड़ा सा एफर्ट डालो, घर पे प्रैक्टिस करो, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। एंड आई बिलीव कॉम्प्रीहेंशन भी है ना, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आई विल एडवाइस कि न्यूज़पेपर को आप स्किप ना करें, क्योंकि जो कॉम्प्रीहेंशन है, नाम ही है क्या कॉम्प्रीहेंशन, आपके अंदर कॉम्प्रीहेंडिंग पावर कितना है। आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो आप कितना उसको समझ पा रहे हो, कितना एनालाइज कर पा रहे हो क्वेश्चंस के थ्रू, वो जज करते हैं, ठीक है। जो अल्टीमेटली बाद का आपका ऐसा सिनारियो होगा ना कि कोई कुछ कह रहा है, किसी की बातों को, किसी की ऑर्डर्स को, कुछ रिटन ऑर्डर्स हैं, तो आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो, इसके लिए वो टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू, रीडिंग स्किल्स के थ्रू आप कॉम्प्रीहेंशन को भी अच्छा कर सकते हो विथ प्रैक्टिस। ये दोनों एरिया जो है ROI अच्छा है, इसको शार्पन करिए। बात रही मैथ्स की,
तो मैथ्स में जैसे जितना मुझे याद है, अभी याद आ रहा है, लाइक प्रीलिम्स को हो गए कुछ मंथ्स, मेंस वाला रीसेंट है, राइट। तो प्रीलिम्स के लिए सीसैट में मैथ्स में परसेंटेज वाला जो है वो रिपीट होता है। देन इंटरेस्ट वाले आज कुछ 1-2 साल से मैं देख रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर 2022 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आए थे, उसका भी 21 में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, मैथ्स अगर आपका वीक है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन और क्या कहते हैं, रीजनिंग, उसमें करिए, और कुछ सेक्शन मैथ्स के आप उसको अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। Can I add to that answer? Yes sir. See, it is percentages, हाँ. profit and loss, हाँ. ratio proportion, averages, और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हाँ. और ये नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम। तो ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक तो होता ही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी के 2 भी हो जाए। तो देर आर 5 सच टॉपिक्स जिसमें जो एक्चुअली डिफाइन ही करते हैं क्वांट को। जैसे इनके बिना क्वांट का कोई भी और क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। Ultimately, after a point of time, even if you're solving any of the quant questions other than permutation, combination और probability, तो आपको वहाँ पर एवरेज लगाने की या उसके परसेंटेज ढूंढने की। हाँ, 2 टॉपिक्स और है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और वर्क, टाइम एंड वर्क, एंड एक और जो अभी ये आता रहता है कैलेंडर। हाँ, यस, कैलेंडर। संडे कब आता है, मंडे कब आता है, कैलेंडर एंड क्लॉक। उसका ROI भी बहुत अच्छा है। उसका ROI बहुत अच्छा है। जैसे 8 से 10 ऐसे टॉपिक्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें से कभी एक माइनस होके आ जाएगा, एक प्लस होके आ जाएगा, बट आउट ऑफ द 10 टॉपिक्स यू मे गेट टू सी 8 सच टॉपिक्स पे क्वेश्चंस, ऐसा। So that helps you sail through the maths part. Yes. But if you are sailing through the maths part, तो फिर आपको comprehension और reasoning वाले part को तो capitalize करना पड़ेगा, ऐसा। थैंक यू सर। मेंस में क्वालिफाइंग पेपर यूपीएससी में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सी वो 300 मार्क्स का देंगे, एंड ऐसा होता है कि आई गेस सर 25%। यस, तो 25% ही आपको स्कोर करना होता है, अनलेस कि बहुत पुअर लैंग्वेज, लाइक जैसे आप अगर इंग्लिश के साथ हिंदी ले रहे हो, ठीक है, कभी हिंदी लिखा नहीं है, मात्रा वगैरह बहुत बहुत ख़राब है, ऐसे केस में प्रॉब्लम होगी, फेल होने के चांसेस हैं। अदरवाइज 25% स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। सो देखो, जितना मैंने एनालाइज किया है, ये जो बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन है ना, ये जनरली हमारे माइंड में आता है। जब मैं भी फ्रेशर थी तो आई वाज लाइक कि साइंस से किया है तो मैं क्या ये ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट समझ पाऊँगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या है कि जैसे कि आपने बोला कि आपके साथ कोई पढ़ रहा है और वो पर्टिकुलर चीज़ जल्दी समझ जाता है ना। तो मान लो कि सामने वाला जो बंदा है वो उसने BA किया हुआ है, आर्ट्स में बैचलर किया हुआ है, और उसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, तो ऑफ कोर्स वो आसानी से समझ लेगा। बट एट द सेम टाइम आपने भी कुछ तो किया है, आपने अगर इंजीनियरिंग की है, साइंस बैकग्राउंड के हो, तो अब जो साइंस वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा समझ पाते हो। एंड अदर थिंग इज़ कि जो मेंटल एप्टीट्यूड है, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन का आंसर वैसे ही दिया था कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है उसमें आपने कैसे पढ़ाई की है, उससे आपके वैल्यूज़ डेवलप होते हैं जो वहाँ पे इनडायरेक्टली बहुत हेल्पफुल होता है। बट येस, डायरेक्ट रोल कुछ नहीं है, वो सारे वैल्यूज़ और सारी चीज़ें आपने जो मेंटल कैपेबिलिटी और ग्रास्प करने की पावर की बात की, वो भी आप अभी भी डेवलप कर सकते हो। करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एनहांस करनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और होता है कि कई बार किसी को एक ही बार में याद हो जाए, और कुछ ऐसे होते हैं कि 2-3 बार में याद होता है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे आपको कि वो पढ़ के ही याद कर लेते हैं या फिर उनको समझ में आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक वो एक बार पेपर में ना लिखे उनको नहीं याद होता। तो ये तो डाइवर्सिटी है ना, ठीक है। आप अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ्स देखिए और उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में अच्छे से आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। लाइक मैंने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने बोला मेंस, उस बात को हाईलाइट की। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और मैं पढ़ रही थी, मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं समझ आती थी, सीरियसली। और ऐसा होता है ना कि सब कुछ सिलेबस ख़त्म करना होता है तो थोड़ा फास्ट भी हम चलते हैं क्लास में, एंड क्लास में पुराने स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको सब समझ में आता होता है, फिर हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो मुझे पर्सनली इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आता था, है भी वो डिफ़िकल्ट,
है ना। उसके लिए जो चीज़ इकोनॉमिक में कोई बैचलर कर रहा है, मास्टर कर रहा है, 3 साल 5 साल की चीज़ें हैं, हमें 2 महीने या 1 महीने में पढ़ाई जाती हैं। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप 1 ही महीने में करोगे उसको, या उससे भी कम हो सकता है टाइम। तो कैसे समझ में आएगा? थिंग इज़ कि आप फिर उसको सेल्फ स्टडी में उठाओ, जो एरिया आपका वीक है उस पर ज़्यादा एफर्ट पुट करो, ठीक है। कंपेयर करके कि कहाँ पे ROI ज़्यादा है। अब जैसे मान लो कि साइंस में बहुत वीक हो, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, और प्रीलिम्स के लिए 1 महीना लगा दिया साइंस में, तो ROI नहीं है साइंस का उतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि साइंस में क्या पूछेंगे, जनरल एप्लीकेशंस जो करंट अफेयर्स के थ्रू आप पढ़ लोगे। आप पढ़े जा रहे हो NCERT की साइंस का मास्टर बनना है, कोई मतलब नहीं हो जाता फिर, ठीक है। तो विथ टाइम आप PYQs देखो, एनालाइज करिए क्या है क्या नहीं, फिर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इकोनॉमिक्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है क्या। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो येस इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही प्रीलिम्स में इकोनॉमिक के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से टिक कर पाओगे, ठीक है। वो बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है, रट के आप इकोनॉमिक्स कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे आप थोड़ा लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा क्या करो, ज़्यादा एफर्ट पुट करो, ठीक है। सर की हेल्प लीजिए, जो भी है आपके टीचर है, फैकल्टी है। इसके अलावा यूट्यूब है, वीडियोज़ है, गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए कुछ स्पेसिफिक वीडियो आ रहा है तो वो देखिए, ऑलराइट। ऐसे करके फिर आपको वो करना होगा, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। आज तक ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लाइक सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट है जो मैंने पढ़ा नहीं या फिर जो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, बट ठीक है, वो तो होता ही रहता है। इतना सारा है, सब नहीं कर सकते और सब में मास्टर नहीं हो सकते। अगर आप जनरल हो तो हो जाएगा, 50% ही तो स्कोर करना है ना, ठीक है। एड्रेस्ड कि देखो जो आपका बैकग्राउंड है और आप जैसे स्टूडेंट रहे हो, आपने बोला साइंस वाले हैं जो वो ज़्यादा निकलते हैं। मैं भी सोचती थी कि यार MBBS किया है, IIT किया है और फिर IAS बन गए, है ना। लगता है कि बहुत सारे IITians आगे बढ़ रहे हैं, बट सोचो ना कैसे, क्यों उन्होंने अर्ली एज में, लाइक जब 17-18 के होते हैं तब से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने JEE दिया होगा तब IIT में गए होंगे, तो वो कैपेबिलिटी उनमें पहले से ही है जो हमने अभी से शुरू किया है। तो देखो वो जो कंपटीशन का पार्ट होता है ना, आप XYZ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, एसेंस सेम होता है क्या, कि कैसे पढ़ाई करनी है, कितना कंसिस्टेंटली उसमें अपना टाइम एफर्ट पुट करना है, एनालाइज करना चीज़ों को, पैटर्न समझना, ठीक है, अप्रोच करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब उनके पास वो एबिलिटी पहले से ही होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सब कुछ पहले से ही कर रखा है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, IIT में जाना जितना मुश्किल है उतना वहाँ पे सर्वाइव करना भी मुश्किल है। हर बार जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, हमारे कॉलेज की तरह थोड़ी दिए जाते हैं, है ना। अग्री करोगे ना, जितनी रेप्यूटेड कॉलेज या फिर जितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, उतनी डिफ़िकल्ट प्रिपरेशन, और बाद में उतने ही निखर के वो क्या आती है, पर्सनालिटी, ठीक है। तो उनकी पर्सनालिटी इतनी, क्या कहते हैं, पिट पिट के सोना जो है वो अब गहना बनता है, तो वो पहले गहने हैं, राइट। इसीलिए वो और चमक के सामने आ जाते हैं, और हम क्या है, अभी पिट ही रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ये थोड़ा डिफरेंस होता है, बट इट्स ऑल राइट। कुछ नेसेसरी नहीं है UPSC में। मैं एक सिंपल लाइक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिंपल से कॉलेज में पढ़ी हूँ, यहीं पे सूरत में ही BSc किया है, बैचलर्स, इंजीनियरिंग भी नहीं या फिर कोई IIT, कुछ कहीं से कोई कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं। मुझे 12th में क्लियर था कि मुझे UPSC करना है, मैंने JEE दिया ही नहीं, सीरियसली। बस इंटरेस्ट था साइंस में कि कुछ तो लेना है ना, 11-12 तो करना है ना, तो साइंस ले लिया। टीचर्स वो लाइक कि अच्छे हो पढ़ने में, साइंस ले लो, ऐसा परसेप्शन होता है ना, तो मैं भी चली गई। क्योंकि 10th में आई वाज लाइक करना है, बट पता नहीं था कि क्या होता है ना। होता है कि बस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, इतना ही पता था और कुछ नहीं पता था, ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या हैं। सो आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, आप खुद कर सकते हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, बस अब से कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली उस चीज़ में तपो और गहने बन के निकलो, ठीक है। इंटरव्यूज़ के लिए टिप्स इन जनरल, ठीक है। तो देखो इंटरव्यू कैसा है, मेन पर्सनालिटी जज करने के लिए है। जैसे आप यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यूज़ देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी डराने वाली, कि कैसे वो ग्रिल करते हैं, काउंटर क्वेश्चन करते हैं, आप घुसे उन्होंने क्वेश्चन दागना यूँ शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। सीरियसली मैंने कितने बोलूँ, 4 अभी तक 4 इंटरव्यू दे दिया है, रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। तो वो क्या होते हैं, वो ग्रैंडफादर फिगर लाइक वहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। उनको आपको
ऐसे नेगेटिव वे में जज नहीं करना, उनको आपको परेशान नहीं करना। वो बस आपसे बात करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है क्या जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए। दैट्स इट। इसीलिए क्या होता है कि आपको मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो हंसते हंसते बोल देंगे कोई बात नहीं आगे चलते हैं, ठीक है। आपने कुछ जैसे मान लो कहीं पे आप, जैसे हम एंटर होते हैं तो होता है ना कि कुछ लोग घबराए हुए होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो वो आपको बिठाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे कुछ सेकंड का, बोलेंगे आर यू कंफर्टेबल, आपसे पूछेंगे क्या हम शुरू कर सकते हैं, लाइट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे नाम का मीनिंग या फिर कुछ बहुत लाइट सा, क्यों बनना चाहते हो, आपके बारे में। ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आते सामने से, ठीक है, जिसमें आप ना बोलो। सोचो पहले क्वेश्चन में ना बोल दोगे तो हो जाएगा ना, डीमोटिवेशन फील होगा कि क्या हो गया मेरे साथ, तो वो भी नहीं चाहते ये चीज़, ठीक है। सो इंटरव्यू में अगर मैं डायरेक्टली इंटरव्यू वाली बात करूँ तो ऐसा कुछ डरावना है नहीं। प्रेपरेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि हमारा एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उठ के आए हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है बोलने में, ठीक है। लाइक हम अनजान लोगों को देख के लड़खड़ाने लगते हैं, है ना, टंग जो है वो स्लिप होने लगता है, ट्विस्ट होने लगता है, कुछ बोलना था कुछ बोल गए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप मॉक के थ्रू कर लोगे, ओके, और ये हो जाएगा, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रही बात प्रेपरेशन स्टेज की, तो वो अभी से ही करोगे। अभी से कैसे करोगे, बस न्यूज़पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ोगे, जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में अपने माइंड में पूछते रहो कि एनालिटिकल पार्ट क्या है, ठीक है। इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी पर्सनालिटी का कोई क्वेश्चन हो या कोई एनालिटिकल क्वेश्चन हो, यू कांट से नो, ठीक है। जैसे वो पूछ रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है एंड 33% रिजर्वेशन देने वाले हैं, सो आपके व्यूज़ क्या है इस पर, आपका ओपिनियन क्या है, या फिर विमेन पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। तो आपको फैक्ट्स तो दे दिए उन्होंने कि पास हो गया, 33% ये है, ठीक है। आपको क्या पूछा, व्यू, तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो आई एम सॉरी सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ, नहीं बोल सकते ना, ठीक है, इस पर ना नहीं बोल सकते। देन मान लो आपको पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड टेल मी योर 3 वीकनेस, ऐसा करके कुछ पूछ दिया, तो आप सोचोगे आई एम सॉरी सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ, नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको मॉक्स के थ्रू, एंड यस आप मेंस क्लियर करोगे, उसके बाद सर भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है, मेरी भी बहुत हेल्प की थी, आपको ऑफिसर से मिलाएंगे, आपको गाइड करेंगे, ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करवा दी जाएगी। ऑलराइट, पेपर पढ़ते रहिए और वो जो एनालिटिकल चीज़ें हैं ना वो ध्यान में रखा करिए ताकि मेंस में भी काम आए और इंटरव्यू में भी काम आए। ऑलराइट, देखो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स के टाइम पे मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि स्टिक टू स्टैटिक, ठीक है। क्यों, रीज़न बीइंग कि ये एक रेस है जहाँ पे आपके साथ बहुत लोग दौड़ रहे हैं, राइट। तो जो हर्डल्स वो पार कर रहे हैं आप उन्हीं में गिर जाओगे तो ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। लाइक स्टैटिक का कोई क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया का, अगर सब सही कर रहे हैं और आपने गलत कर दिया तो आप ऑलरेडी पीछे हो गए, ठीक है। इसलिए वहाँ पे करंट क्या है, थोड़ा सा कम हो जाता है, करंट को अवॉइड नहीं कर सकते, बट करंट सबसे ज़्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, मेंस एंड इंटरव्यू में। आप मेंस का किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 80%, ठीक है, अगर सर 80% राइट, ऑलमोस्ट 80 या फिर मोर देन 80 बोल सकते हैं, आपको कहाँ से मिलेगा, करंट अफेयर्स से। जैसे मान लो सीबीआई का क्वेश्चन है, आपको सीबीआई लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, बट सीबीआई पूछा क्यों, क्योंकि पूरे साल न्यूज़ में था, जनरल कंसेंट हटाया था कुछ स्टेट्स ने। ऑलराइट, गवर्नर का क्वेश्चन पूछा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्वेश्चन पूछा है, क्यों पूछा है, क्योंकि 1-2 लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित हुआ था कि हमें काउंसिल बनाना है और कहीं पे हुआ था कि हमें हटाना है, राइट, ये न्यूज़ में था, तो इसका क्वेश्चन पूछा था। तो वहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कंबाइन करना होता है। अब बात करते हैं सोर्स की, जो आपका मेन क्वेश्चन है। सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर 1, ठीक है। जब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए तब 2 पढ़ना, अभी मत पढ़ो, 1 पढ़ो, कोई सा भी पढ़ सकते हो, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, अगर हिंदी या फिर गुजराती ऐसा कोई लैंग्वेज है तो भी आई वुड सजेस्ट कि कंटेंट बढ़ाने के लिए हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज इज़ मोर ईजी, लाइक ईजियर देन हिंदू हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऑलराइट, और हिंदू में बहुत क्रिटिक साइड भी होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। सो चूज़ वाइजली कि कितना ज़्यादा क्रिटिक करना है। आप अगर सिर्फ क्रिटिक करके आ जाओगे
तो कैसा लगेगा सामने वाले को कि आप जिस गवर्नमेंट यानी जिस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हो उसी को हटाने की बात कर रहे हो, उसी की बुराइयां पे बुराइयां किए जा रहे हो। सो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए आपका, राइट। तो ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? पेपर से। पेपर ज़रूर और ज़रूर पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना है, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ पेपर पढ़िए, सीसैट में भी बहुत हेल्प करेगा और दूसरी चीज़ों में भी। मान लो एक क्वेश्चन होता है ना, पेपर होता है आपका क्वेश्चन पेपर मेंस का, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, किसी को क्वेश्चन आज तक ऐसा हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट लगा हो, इंटरप्रेट ना कर पा रहे हो? क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा है ना, है ना? ऑलमोस्ट सबको लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट। 20 में है तो कुछ तो समझ में ही नहीं आते कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है ना। इसीलिए क्या लोग बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार पढ़ो। का क्या आया? कॉम्प्रीहेंडिंग पावर, कि क्वेश्चन को कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ते हो मान लो, या फिर फॉर दैट मैटर कुछ भी पढ़ते हो, तो क्या सीखते हो आप? क्या करते हो? पेपर पढ़ते हो और फिर अपने माइंड में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो सकता है अपनी लैंग्वेज में स्टोर करते होगे, अपनी रीजनल या फिर हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, बट कॉम्प्रीहेंड तो हम करते ही हैं, हम समझते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट थोड़ी ना रटने बैठते हैं हम, ऑलराइट। तो उससे क्या होता है, अगर हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, कॉम्प्रीहेंडिंग पावर और इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन समझने में हेल्प होगी। एंड एस्से, इतने बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं, आपको बोर नहीं मारेगा वो, है ना, लगेगा कि कितना स्मूथली लिखा हुआ है सब कुछ। उससे आप क्या सीखोगे कि कैसे आप अपने एस्से को एकदम स्मूथ बनाओ, उसका फ्लो बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो बनाना, क्योंकि जो सामने वाला चेकर है ना, आप में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको क्या होता है कि टाइम कम होता है, ज़्यादा पेपर्स चेक करने होते हैं, इतने बंच के बंच होते हैं, कुछ इंसेंटिव होता होगा कि पर पेपर या फिर कुछ ऐसा होता होगा, कुछ रुपए मिलते होंगे, दैट्स इट। और वो भी बहुत एजेड होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे आपके पेपर में, राइट। तो आपको अपना फ्लो इतना अच्छा रखना है कि उनको पढ़ने में मज़ा आए, और बाद में जब ऐसे पढ़ ले, ख़त्म हो जाए, मार्क्स पुट करने की बारी आए, तो वो सोचे कि हाँ ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, अच्छा था, मार्क्स अच्छे देंगे, ठीक है। कैसे वो लेकर आओगे वो फ्लो? पेपर, ठीक है। पेपर का डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनडायरेक्ट बहुत है, क्योंकि मान लो आप मैगज़ीन पढ़ते हो हर रोज़, ये मंथली मैगज़ीन जो यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपको कंटेंट तो मिल जाता है, ठीक है। तो पेपर अगर देखोगे तो लोग बोलते हैं ना, पेपर इज़ अवॉइडेबल, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। यस, अगर आप वर्किंग हो, घर की दूसरी जिम्मेदारियां हैं, तो पहले स्टैटिक और पहले बाकी चीज़ें पढ़ो। लेकिन जैसे मेरे जैसे होंगे जो खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर को पढ़ो, स्किप मत करो, ठीक है। इनडायरेक्टली वो बहुत हेल्प करता है। एंड डायरेक्टली कैसे? अगर आप उससे नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको कुछ बहुत यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे जो कोई नहीं लिखेगा। पेपर, ये जो मैगजीन्स आती है ना, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स आप देखोगे सिमिलर सी ही होती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में कई बार, जैसे मान लो कि मुझे याद है पॉक्सो का चल रहा था उस टाइम पे, जब मेंस का कर रही थी मैं, सो पॉक्सो के रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स आते थे। मैंने एक शीट में कुछ लिखा था और जब वापस आता था वापस वहीं पे ऐड कर देती थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था कि कुछ बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स, जो लूप होल्स हैं प्रैक्टिकल वाले, ठीक है, वो हमारे सामने आपको मतलब मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। जब आप पॉक्सो के कभी आंसर लिखोगे तो बहुत अच्छे लिखोगे, बहुत अलग लिखोगे। सोल्यूशन भी जब हम वे फॉरवर्ड अपना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इशू जो होता है उसको उल्टा कर देते हैं ना, कि ये इशू है तो हमें ये करना चाहिए। लाइक लोगों को ज्ञान नहीं है तो अवेयरनेस फैलाओ, ऐसा ही तो कुछ होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, अकेडमिकली, लाइक इंडस्ट्री, अकेडमिया और गवर्नमेंट का लिंकेज करो, कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? ये तो फिर भी बहुत घिसे पीटे वाले मुझे अभी याद आए, बट अगर रियल प्रैक्टिकल चैलेंजेस आपको पता होगा तो आप रियल प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ पेपर पढ़िए, और उससे क्या होगा, करंट अफेयर्स तो होता ही जाएगा। एक पेपर, एक मैगज़ीन जो यहाँ से मिल रही है वही मैंने भी फॉलो किया, ठीक है। वो मैगज़ीन अच्छी है, आप उसी को कर सकते हो। उसमें भी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, इन केस आपसे कुछ मिस हो जाता है तो दैट इज़ फाइन। हर मंथ का रिलीजियसली करते रहिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही। पेपर और ये कर लोगे ना, ये करना ही बहुत मुश्किल होता है, कुछ और कर ही नहीं पाओगे, ट्रस्ट में, ठीक है। और अगर ये कर लिया तो दिस इज़ मोर देन इनफ। ऑलराइट, फाइन, फेयर क्वेश्चन। देखो, अगर करंट अफेयर्स में मैंने 2 बातें कही कि पेपर करो और एक मैगज़ीन करो, राइट।
सो पेपर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू कर रहे हो तो शायद 2 आवर्स, ऑलराइट, जिसको आपको धीरे धीरे कुछ महीनों में 1 घंटे पे लेके जाना है, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे। जैसे मान लो G20 की समिट हुई थी, तो G20 की समिट और चंद्रयान 3 लॉन्च किया था हमने, तो आर्टिकल्स मतलब ऐसे फ्लडेड आर्टिकल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर बहुत सारे कंटेंट से भरा पड़ा मिल रहा था, ठीक है। तो वैसे टाइम पे यू कैन अफोर्ड 1.5 घंटा 2 घंटा, ठीक है। बट इन जनरल एवरेज टाइम देखोगे ना तो 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश किया करो, 1 या फिर 1.5 घंटा, ठीक है। आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कैसे होगा, विथ टाइम प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि पहले तो हम सब पढ़ते हैं, कई बार तो क्या होता है कि 15-20 मिनट हमने एक आर्टिकल पढ़ा, देन वी रियलाइज कि काम का नहीं है, हटाओ इसको, राइट। तब आप जाते हो दूसरे आर्टिकल पे, तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अब सोचो 15-15 मिनट 4 आर्टिकल पे वेस्ट कर लिया तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, कौन से आर्टिकल्स को टाइम देना है, कौन से आर्टिकल्स के नोट्स बनाने हैं, कौन से आर्टिकल को कम्प्लीटली स्किप कर देना है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। सो आइडियली लाइक एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह अगर पढ़ोगे तो प्लीज़ 1.5 घंटे में ख़त्म करिए मैक्स, अनलेस कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ मिल रहा है, आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो 2 घंटे दे सकते हो आप। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, राइट। एग्ज़ाम तो है नहीं 1.5 घंटे में ख़त्म करनी है। सेकेंडली मैगज़ीन में जब मैं थी प्रेपरेशन में, तो मैं क्या करती थी, वीक के कुछ 2 या 3 दिन मैं इसके लिए रखती थी कि वीक में 2-3 दिन मैं क्या करूँगी, इसको पढ़ के आधे दिन ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। हाफ ऑफ डे, लाइक अगर 8 आवर्स का एवरेज ले लो तो 4-4 घंटे आप इसको पढ़ रहे हो, फाइन। और उसके अलावा जो बचा कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो मतलब बाद में देख लेना, जब प्रीलिम्स करोगे, जब मेंस करोगे, क्योंकि गैप्स तो रहेंगे ही, सब नहीं कर सकते। और जब उठाओगे मैगज़ीन तो प्रायोरिटाइज करके करो, साथ में स्टैटिक तो करना ही है ना। तो इसीलिए खाली हर रोज़ तो मैगज़ीन नहीं पढ़ सकते, वीक में 2-3 दिन आपको ऐसा लगे तो वो करो, 2-2 दिन फुल डे देना है तो वो करो, ठीक है। हर रोज़ 2-2 घंटे देने हैं, दैट इज़ ऑल्सो फेयर, जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। करंट अफेयर्स को ऐसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कुछ? I have a question. यस, I faced this question in my cabin multiple times. It is an added question to that. जैसे जब लोग पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में? बराबर है, एवरेज 4 घंटे। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ स्टूडेंट who starts with 4 hours a day to reach to यस, 1.5 hours a day? Because people start with 4 hours, फिर वो for छोड़ the देते next 10 odd days they are at 4 hours, and the 11th day हैं, बंद। कि इसमें 4 घंटे। I have told them a lot of times, but probably if you tell them, hopefully some people in the class may agree कि 4 घंटे से 1.5 घंटे तक कितने दिन करूं तो पहुंच सकता हूं। सो देखो ऐसा होता ही है, अगर आपको 3-4 घंटे लग रहे हैं कोई नई बात नहीं है। मैंने भी शुरू किया था तो ऐसा ही लगता था, क्योंकि जब हम नए शुरू करते हैं तो पहली बात तो हमें इश्यूज पता नहीं होता, राइट, है ना, समझने में टाइम जाता है। वो जो लैंग्वेज होती है वो हमें आदत नहीं होती इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने की, उसमें टाइम जाता है। 10-50 वर्ड तो मैं गूगल करती थी सीरियसली, ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता था। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड वाले बच्चे भी कैसा होता है कि नहीं समझ में आता रहता बहुत सारा वर्ड, है ना, बहुत सारे शब्द नहीं पता होते हमें, डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन अगर शुरू में आपको लग रहा है तो। अब मेन क्वेश्चन को अगर टारगेट करें तो आप देखो, छोड़ो मत पेपर पढ़ना, ठीक है, एक मिडिल ग्राउंड लो, आप अपना एक टाइम फिक्स कर दो। जैसे मेंस में मेरे साथ क्या होता था, बहुत कम टाइम होता था मुझे भी, अगर मैं सच में अच्छे से पेपर को पढूं तो 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे। बट मैं मेंस में भी इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती। जब मेरा 2 महीने बाद मेंस है तो मैं 2-2 घंटे हर रोज़ पेपर नहीं पढ़ सकती, 1.5 घंटे पेपर नहीं पढ़ सकती। मैंने 40 मिनट या 45 मिनट अपने आप को अलॉट किया था। अब उसमें क्या करती थी, मैं प्रायोरिटाइज करके करती थी। सबसे पहले एडिटोरियल वाला पेज, कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट जाओ 10 नंबर पे या 8 नंबर पे जो भी है, जाके उसमें देखो कि क्या करना है। 1-2 आर्टिकल्स लग रहा है, वो हेडलाइन से पता चल जाता है कि बहुत न्यूज़ में है, अभी इजराइल पैलेस्टीन का है, मान लो नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले वही वाला आर्टिकल देखो, उसमें कुछ और मिल रहा है क्या,
ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल या फिर ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेटेड वाला है, माइग्रेंट का आ रहा था, मैंने नोट्स बनाए थे। ऑल राइट, ऐसा करो 30 मिनट जैसा मान लो कि वहीं चला जाता है, 10 मिनट या 5 मिनट में फिर ऐसे थोड़ा ऊपर से आर्टिकल्स में देख लेती थी। जैसे मान लो कि नज़र पड़ गया WEF ने क्या निकाला है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वहाँ पे रुकी, वहाँ पे 5 मिनट दिया। क्यों? क्योंकि रैंकिंग देखनी है, एनालिसिस देखना है कि कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे बुरा कर रहे हैं। एजुकेशन में अच्छा है, हेल्थ में बुरा है, इकॉनमी में बुरा है, पॉलिटी में ठीक ठाक है बट और अच्छा करना है, ऐसे कुछ एनालिसिस थे। 5 मिनट तो जाएगा, रैंक लिखोगे 127 नया वाला रैंक है, ये सारी बातें। ठीक है, मेरा टाइम हो गया ख़त्म, कोई बात नहीं, मैं पैक करके छोड़ देती थी। पूरा छोड़ने से तो अच्छा है ना। आप ये अपने साथ करो, 2 घंटे टाइम लो और आप ऐसा करो कि इट्स ऑल राइट, पूरा नहीं पढ़ पा रहे, आधा आधा पढ़ना शुरू करो, बट उसको छोड़ना नहीं है। और देखना इवेंचुअली क्या होगा, यही 2 घंटे में आपकी स्पीड ना बढ़ जाएगी, आप पूरा पेपर कंप्लीट करने लगोगे। माय पॉइंट इज़ कि पेपर तभी तक इम्पॉर्टेंट है जब तक आप कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आप उसको एडिशनल बना के चल रहे हो, तभी इम्पॉर्टेंट है वो। क्योंकि लोग बिना पेपर पढ़े भी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, दैट मीन्स बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, खाली पेपर से तो एग्ज़ाम होगी नहीं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने टाइम में आप 4 से कम करोगे उसको, आप पहले से ही 2 ही घंटे पढ़ो प्रायोरिटाइज़ करके। अगर मान लो किसी को पूरा पढ़ना है, आज 4 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, जैसे मैं भी ऐसी ही थी, कुछ दिन पढ़ती थी फिर छूट जाता था, फिर वापस जब क्लास में बातें होती थी किस किस ने न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ लोग बोलते थे, देन आई फेल्ट कि मैंने तो छोड़ दिया, वापस पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर वापस से शुरू करती थी। तो अगर आप कंटिन्यूसली हो तो आई गेस 2 मंथ्स, 1 और 2 मंथ्स में आप हो जाओगे यूज्ड टू। वो स्पीड ना कब बढ़ेगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी। जब मैंने वापस से भी शुरू किया था, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत पेपर स्किप किया है, सेकेंड से मैं थोड़ी ज़्यादा पेपर में मैंने देखा कि यस बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट का इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू में मेरे पास कोई मटेरियल था नहीं न्यूज़पेपर के अलावा, तो मैंने बहुत अच्छे से पेपर पढ़ा एंड देन आई रियलाइज कि पेपर में तो ख़जाना है, सीरियसली बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे एनालिसिस मिलेंगे, अनलेस कि बाकी चीज़ें आपके पास तैयार है। खाली पेपर से तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे ना। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो पेपर, तो ऑब्वियस है बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि 4 घंटे पढ़ के 2 महीने में 1.5 घंटा पहुंचने से अच्छा है कि अभी 2 या 2.5 जो भी आपको ठीक लगे 2 कर लीजिए। ठीक है, जब आप 2 में पेपर को कंप्लीट करने लगोगे ना, उसके बाद 1.5 कर लेना। ठीक है, और ये 1.5 में अगर कंप्लीट करने लगोगे, फिर जब आपका प्रीलिम्स आएगा या फिर मेंस आएगा, जिस टाइम पे हमें स्टैटिक बहुत करना होता है, बहुत चीज़ें अलग अलग होती है जो करना होता है, तब हमें न्यूज़पेपर स्किप करने जैसा फील होता है ना। स्किप मत करिए, टाइम रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, 40 मिनट 45 मिनट, और ऐसा होगा कि रोबोट तो हो नहीं, टाइम फीड कर दिया उतने में उठ जाओगे। कुछ अच्छा दिख गया, मान लो मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि WEF देखने के बाद 45 मिनट्स मेरे हो जाते थे, बट फिर से मैंने देखा तो मुझे कुछ और अच्छा लग गया, फिर मैं वो देखने लग गई। ठीक है, अगेन वही वाली बात, कुछ अच्छा मिल रहा है तो टाइम देना वर्थ इट है। ठीक है, तो कभी कभी मैं 50-55 मिनट्स भी पढ़ती थी, तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि कुछ अच्छा मिल रहा है, राइट। बट अगेन उसी चीज़ पे 10 मिनट के काम पे अगर 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो कुछ हासिल नहीं होगा। क्या पता वो क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं, जो सीख रहे हो वो कभी काम आएगा भी कि नहीं। ठीक है, तो जिसका पॉसिबिलिटी ही बहुत कम है उस पर क्यों ऐसे ब्लाइंडली बहुत टाइम वेस्ट करना। ऑलराइट, तो आप क्या करोगे, ऐसे पहले से ही टाइम को फिक्स करोगे 2 आवर्स, और फिर पेपर पढ़ो। मन करे तो प्लीज़ उस क्या कहते हैं, उन्होंने मेहनत करके दिया है एनालिसिस करके आपके लिए हर रोज़ का पेपर कि ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, तो वो पढ़िए। कुछ ग्लिच होते हैं, मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो सच में काम का नहीं होता और उन्होंने दिया होता है कि अच्छा है, पढ़ने के बाद लगेगा कि कुछ तो नहीं था इसमें। ठीक है, बट ठीक है, आप ऐसा समझ लेना कि कुछ लैंग्वेज मिला, सेंटेंस बनाने का पता चला, ऐसे के लिए काम आएगा। ऑलराइट, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं होता बट आर्टिकल अच्छा होता है, तो वो कब करोगे, जब वो पहले हो जाएगा 2 घंटे में तब। ठीक है, जो हो जाएगा, ट्रस्ट में, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो 1-2 महीने में ना आप कर लोगे, बहुत आइडिया आ जाता है पेपर पढ़ते पढ़ते। ओके, पहले टाइमिंग वाला आंसर, थैंक यू। सबको पता होगा 180 मिनट्स होते हैं। ठीक है,
जो 10 क्वेश्चंस होते हैं अपने, वो कितने होते हैं? 10 मार्कर। ऑलराइट, 10 क्वेश्चन आगे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? 15 मार्कर्स। इसमें लिखने होते हैं 2 साइड्स और इसमें लिखने होते हैं 3। फाइन। तो ऑफ कोर्स सबको इक्वल तो नहीं दे सकते टाइम, ठीक है। तो मैं कैसे ब्रेक करती थी इसको, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 11 अफोर्ड कर सकते हो, 11 मिनट्स के लिए 15 मार्कर, तो कितने हो जाएंगे? आपको 110 मिनट लग जाएंगे। ओके, बचा कितना? 70। 180 मिनट्स ही होता है ना, तो यहाँ पे 7 × 10। सो इसमें 11 मिनट्स पर आंसर, 7 मिनट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? 8 मिनट्स, 10 मिनट्स। दैट इज़ फाइन, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो। मुझे ये हो जाता है क्योंकि 10 वाला जो होता था ना, वो होता है, वो जनरली कैसे होंगे? फैक्चुअल टाइप के होंगे। अदरवाइज इतना आपने पहले लिख लिया 10 क्वेश्चन कि आप फटाफट सोच पाओगे। हम कैसे शुरू करते हैं? आइडियली 15 मार्कर पहले करते हैं, देन 10 मार्कर बाद में करते हैं। यानी 11 to 20 पहले अटेम्प्ट करोगे और फिर 1 to 10 बाद में। उसमें चाहो तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना प्रेफरेंस दे सकते हो कि पहले 10 वाले जो हैं 10 से शुरू करके, सिक्योरिटी है मान लो GS2 में, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ 9, 10। सिक्योरिटी छोटा सिलेबस है, मेरे पास नोट्स होते हैं, मेरे पास कंटेंट होता है, डायरेक्ट जाके वहाँ पे उतार दो, ठीक है। सो ऐसा अप्रोच होता है। अब जैसे मान लो कि पेपर कंप्लीट, एंड यस 15 मार्कर थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि कई बार समझने में प्रॉब्लम हो कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम रखती हूँ। मुझे नहीं पता ये किसी से सुन के आया या फिर मैंने खुद ही किया, बट मैं ऐसा ही रख रही हूँ दोनों अटेम्प्ट में। इनफैक्ट 3 अटेम्प्ट में अभी भी मैं जो मेंस लेके आई हूँ मैंने ऐसे ही किया है। ऑलराइट, ये वेरी कर सकता है आपका। अब दूसरा क्या था? पेपर कंप्लीट करने वाला चैलेंज, राइट। वो तो देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। अगर मैं अभी लिखने बैठूँ, आई एम 100% श्योर पेपर मेरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हो गए ना, 1 महीना हो गया मेंस हुए, मेरी आदत छूट गई। अब मैं पेन उठाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हैंड राइटिंग नहीं आ रही उतनी अच्छी जितना पहले होता था, ठीक है। अगर किसी ने दिया है तो आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। आप कहीं घूमने जाते हो, 15-20 दिन के बाद आते हो, तो अब देखोगे हैंड राइटिंग नहीं निकल रही अच्छी, ठीक है। तो वो तो होता है। बात क्या है? प्रैक्टिस। 3 मंथ जो मिलता है ना, अब बहुत सारे फुल लेंथ लिखोगे, क्योंकि 4 GS है, एस्से है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल के तो बहुत सारे टेस्ट लिखने होते हैं, ठीक है, उतने में हो जाता है। एंड अभी सिर्फ आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये जो टाइम होता है ना, सिर्फ कंटेंट। अगर अभी आप आंसर राइटिंग कर भी रहे हो तो इट्स ऑल राइट। थोड़ा सा अगर इधर उधर होता है, मैं पहले करती थी तो मुझे याद है मैंने 10 मार्कर भी 30 मिनट में लिखा है, ठीक है। तो दैट इज़ फाइन, होता है। धीरे धीरे उसको 13 मिनट पे लेके आओगे, फिर 10 मिनट पे, तब जाके 7 मिनट अचीव करोगे ना। ओके, तो क्या करना है? अभी कंटेंट पे ध्यान देना है, अभी टाइम का ज़्यादा नहीं सोचना। जब प्री क्लियर कर लोगे ना, फिर टाइम हो जाएगा। सब ऐसा ही, सबका ऐसा ही होता है। जैसे इस बार एक मेरा फ्रेंड है, उसने भी दिया, सर भी जानते हैं, पुष्पराज, उसका भी नहीं होता था कंप्लीट। जैसे मेरा और करण सर का तो था कि हमने पहले भी मेंस लिखा था, तो 2-3 पेपर लिखने के बाद वी वर लाइक कि हाँ ठीक है कर देते थे कंप्लीट, बट उसके क्वेश्चंस छूट रहे थे। बट हमारा सेम सेंटर था, उसने पेपर सारे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो हो जाता है, डोंट वरी। टाइम का ध्यान मत दो, अभी सिर्फ ज्ञान बढ़ाओ, अप्रोच बढ़ाओ कि एग्जैक्टली डिमांड को एड्रेस कैसे करना है। और अगर क्वेश्चन एड्रेस करने की बात अगर मैं करूं तो क्या होता है? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। सी, ये मैंने 3 अटेम्प्ट में सीखा है। इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा क्या होगा? अगर आप पूछी हुई बात से रिलेट करके कोई करंट कॉन्टेक्स्ट दे पाओ। आप मैगजीन में कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? वाई इन न्यूज़, है ना। तो मान लो कि विमेन पे कोई क्वेश्चन पूछा है, कास्ट पे कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई भी स्टैटिक XYZ ले लो, गवर्नर पे कोई क्वेश्चन पूछा है, ये सारे जो मैंने नाम लिए सब थोड़ा स्टैटिक वाला है पार्ट, है ना। बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ना कुछ न्यूज़ में होता रहता है। विमेन वाला होगा तो मैं किससे शुरू करूँगी? विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। अगर कास्ट वाला होगा तो जैसे कास्ट वायलेंस हरियाणा के नूह में, फिर वेस्ट बंगाल में, इन सब में हुआ था, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि रिसेंटली वी विटनेस्ड दिस, जो भी इवेंट है वो, दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, मान लो इम्पोर्टेंस पूछा है, चैलेंज पूछा है, तो मैं क्या लिखूंगी कि विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस हाउ दीज थिंग्स
बिकम्स अ चैलेंज फॉर द सोसाइटी, या पेपर 2 का है पॉलिटी का है तो फॉर द गवर्नेंस, पेपर 3 का है तो फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। वर्ड्स ऐसे चेंज करते रहोगे, मोल्ड करोगे अपने सेंटेंसेस को, बट पैटर्न टेम्पलेट आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। मेरा ये अप्रोच है। आप कुछ भी कर सकते हो, लोग डेफिनेशन देते हैं, कास्ट का पूछा है तो कास्ट को डिफाइन करोगे कि ये क्या होता है, एक होमोजेनस ग्रुप है जो विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एंडोगैमी, कमेंसैलिटी, ठीक है, XYZ जो भी है। तो जैसे SHG पूछा है, एक सिंपल एग्जांपल, आप क्या करोगे, SHG को डिफाइन करने बैठ जाओगे, ठीक है। डेफिनेशन पता है सामने वाले को कि SHG क्या होता है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा क्या है, आप ऐसा लिखो कि रिसेंटली बजट में बात किया, बजट हैज़ टॉक्ड अबाउट, बजट 2023 टू बी वेरी स्पेसिफिक, हैज़ टॉक्ड अबाउट 81 लाख विमेन SHG जो जिस पे हम काम करने वाले हैं, जिसको एम्पावर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे आपको थोड़ा अपने आंसर को अच्छा बनाना है, ठीक है। दीज थिंग्स आर लाइक सॉल्ट एंड स्पाइसेस इन योर आंसर। आंसर सब लिखोगे, नो डाउट आपने 3 महीने मेहनत की है, सब लिख के आएंगे, बट आपका आंसर कितना टेस्टी, लाइक कितना स्पाइसी है, उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मेरे हिसाब से ये अच्छा होता है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट से आप इंट्रो कर सकते हो। बॉडी तो सिमिलर ही होता है, आप 10 आंसर उठा लो, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे, बट सेम ही पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट के बाद ऑफकोर्स तैयारी नहीं की है तो बहुत ख़राब लिखोगे, ठीक है, बट सब तैयार होके जाते हैं। और कंपटीशन, जो रियल कंपटीशन है ना, वो 14,000 का तो होता ही नहीं है जो मेंस लिख रहे हैं। रियल कंपटीशन तो उनके साथ होता है जो जैसे रिपीटेटिव अटेम्प्ट में है, ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, ठीक है। रियल कंपटीशन उनके साथ होता है जो बहुत टफ है, ठीक है। तो बॉडी की बात नहीं करेंगे, बॉडी ऑलमोस्ट अगर आपने सच में अच्छे से प्रिपरेशन की है तो मोर और लेस सेम लिखोगे। कंक्लूजन में हमेशा कोशिश करना है कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। SDG की बात कर सकते हो, स्कीम की बात कर सकते हो, और आर्टिकल से एंड कर सकते हो। कोई भी पेपर हो, पेपर 1 में आर्टिकल लिखो, 3 में आर्टिकल लिखो, 2 में तो लिखना ही है, 4 में आर्टिकल लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कुछ और क्या हो सकता है ना। CGI ने बोला था, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ नॉर्थ स्टार, राइट, जो गाइड करता है हमें, ठीक है। तो ऐसी बातों, या फिर जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, PM ऐसे सेंटेंसेस पास करते ही रहते हैं। आप अगर पेपर रोज़ पढ़ते हो तो आप अपने नोट्स में एक शीट बना लो जहाँ पे कैची लाइन्स या फिर ऐसे करके कुछ लिख दो हेडिंग, और वहाँ पे लिखते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं मेंस का कर रही थी तो PM ने ट्राइबल्स के लिए कुछ बोला था कि विदाउट देयर डेवलपमेंट वी कांट इमेजिन नेशनल डेवलपमेंट, ऐसा करके कुछ बोला था। तो देखो, अगर ट्राइबल का कोई भी क्वेश्चन आया, मेरा तो सोशियोलॉजी भी है जहाँ पे ट्राइबल एक पार्ट है उसका, ठीक है, कुछ भी आया तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, इंट्रोड्यूस ही कर सकती हूँ, इंट्रोडक्शन ही इससे हो सकता है कि PM ने ऐसा बोला, दैट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आपका थोड़ा कैची होना चाहिए, बॉडी मोर और लेस सेम होगा। पेपर कंप्लीट कर लोगे, भरोसा रखो, अभी सिर्फ कंटेंट का सोचो, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट तक, लाइक लेजिबल होना चाहिए, नीट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सामने वाले को अगर आसानी से पढ़ने में हेल्प हो रही है ना, तो आप कर्सिव लिख रहे हो, सुंदर लिख रहे हो, कैलीग्राफी बना के आ रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग सच में ऐसी होती है कि आसानी से समझ नहीं आता। अगर आप अपने पेपर उठा के देखो, एनालाइज कर लो, कोई भी रैंडम वर्ड पे आंख जाए, समझ में आ रहा है क्या, पढ़ पा रहे हो क्या, इफ़ यस देन इट्स ओके, तब और कुछ सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो, जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी डेटा है, मैंने बोला ना, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है UPSC के लिए, बट कंपटीशन इतना इन्हांस हो गया है, लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं कि आपको उस कंपटीशन में मैच करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले बोला कि सॉल्ट और स्पाइसेस की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा कि दिस स्कीम, कोई भी XYZ स्कीम है, वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है, पता है मुझे सक्सेसफुल रही है, मैंने पेपर में पढ़ा है, बट बिना किसी स्टैट के, बहुत वेग नहीं है ये, है ना। तो आप क्या लिखोगे, जैसे स्वामित्व है तो उसमें मैंने कुछ डेटा पढ़ा था कि इतने लैक्स गांव में सर्वे हो चुका ड्रोन से, इतने लैक्स फार्मर को रिकॉर्ड ऑफ राइट मिल चुका, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, जैसे मैंने ही आपके ही आगे मान लो एक पेपर रखा, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि स्वामित्व स्कीम
हैज़ रिमेन्ड या फिर इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम्स, ऐसा करके एक लाइन लिखा हुआ है। दूसरे में सेम बात लिखी हुई है अलग शब्दों में और एग्जाम्पल लिखा है कि इतने लाख जो विलेजेस हैं सर्वे हो चुका है ड्रोन से। ऑलराइट, किसको ज़्यादा मार्क्स देने का मन करेगा? सेकेंड वाले को, जहाँ पे वैलिडेशन है, सब्सटेंशिएशन है, राइट। बट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे उन्होंने बोला कि मैनेज कैसे करें। येस इट इज़ डिफ़िकल्ट बट देर इज़ अ वे। सब कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ तो होगा, राइट। तो जैसे मान लो आप पेपर पढ़ रहे हो, मैंने क्या बोला, एक शीट आप रख सकते हो लाइंस का, एक शीट आप बना लो स्टैटिस्टिक का, ठीक है। वो पेपर 1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, सब एक साथ लिखो। एक शीट स्टैटिस्टिक्स, एक शीट ऐसे लाइंस, और तीसरी शीट किसकी? एग्जाम्पल्स, ठीक है। वो एग्जाम्पल एस्से में भी कोट करोगे और एथिक्स में भी कोट करोगे। उसमें दिमाग में या फिर अपने नोट्स में कंपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एस्से के लिए अलग कोट रिमेंबर करना या अलग एग्जाम्पल, और एथिक्स के लिए अलग, कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स भी आप ऐसे ही करोगे। स्टैटिस्टिक्स को क्या करोगे आप? पेपर से निकालोगे। एंड दूसरा करंट अफेयर्स मैगजीन में आप देखते हो हर 2-3 लाइन पे कुछ ना कुछ होता है, एग्जाम्पल, कुछ अच्छे डेटा होते हैं। सब मत लिखो, जो लगे मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकता है। विमेन से रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि देर आर ओनली 14% या फिर लेस देन 14, कहीं पे 12 होता है, कहीं पे 14 होता है। 12 to 14% women are there in क्या कहते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये डेटा पता है सबको। ये डेटा आप कहीं भी लिख सकते हो, एसए से लेके GS 4, 1, 2, 3, विमेन के रिलेटेड कोई भी आया, कुछ भी टॉपिक, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आप चैलेंज में इसको लिख दोगे, ठीक है। नहीं चैलेंज पूछा है तो आप वे फॉर्म में लिख दो कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्रैकेट में लिखो करेंटली जस्ट 14%, ठीक है। इतना ही लिखोगे, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि येस यू नो, ओके। तो ऐसे मैं बोल रही हूँ कि जो भी जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मान लो कुछ आया, तो हमें पता है रेलवे, रोड, ये सब बहुत चल रहा है, न्यूज़ में चलता रहता है, हर जगह पे लिख सकते हो। जैसे एक डेटा है कि हमारा जो मोडल ट्रांसपोर्टेशन, मोडल शेयर है ना, बहुत ही स्क्यूड है। लाइक 65% ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, होना चाहिए रेलवे से। ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या है रोड की अपेक्षा? ट्रेन, रेलवे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप कहीं भी लिख सकते हो। एनवायरमेंट में लिखोगे पोल्यूशन वाले एस्पेक्ट से, ठीक है। इकोनॉमी में लिखोगे लॉजिस्टिक वाले क्वेश्चंस में कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अपना हाई है ना 14% के पास, जिसको 9 to 10% लेकर आना है। देखो इतने तो मुझे 1 महीने बाद भी याद है। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। और ये चीज़ें ना ऐसी हैं कि आप 10 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है मेरे साथ, एक डेटा मैं एक ही पेपर के 2-3 क्वेश्चन में इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो वो होगा, वो विथ प्रैक्टिस स्मार्टली आपको आ जाएगा। पहले मैं भी एक डायरी भर देती थी। देन आई यूज्ड टू थिंक कि बहुत सारे डेटा काम के नहीं हैं, कोई बात नहीं, कट करते जाओ। जैसे मान लो आपने कुछ बनाया, आप रिवाइज़ करोगे तो आधी चीज़ें, आधी नहीं, लाइक 10 to 20% आपको याद होगा। जो याद हो गया ना उसको छोड़ दो, और जो नहीं याद हुआ उसको हाईलाइट करो, ठीक है। सेकेंड रिविजन ये हो गया। थर्ड टाइम करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें याद होगी, तो अलग पेन से हाईलाइट करो अगली बार की रिवीजन के लिए। अगली बार करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें याद होगी। फिर जब लास्ट में पढ़ोगे ना, तो लास्ट में देखना बहुत कम बचेगा। लाइक मेरे पास जो स्टैटिस्टिक के अलग से नोट्स हैं, उसमें मैंने ऐसे टिक किया है रेड पेन से कि मुझे वहाँ जाके क्या रिवाइज़ करना है। लाइक अहमदाबाद जब सेंटर पे जाते हैं तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हम रिवाइज़ करते हैं ना, खास कर स्टैट्स, क्योंकि तुरंत पेपर में ड्रॉप करना होता है एग्जाम्पल। तो मैंने टिक किया हुआ था कि बस इतना ही देखना है, ठीक है। बहुत कम होता है, ट्रस्ट मी। कैसे कम होगा? अगर पहले से करोगे तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी से करनी है और उसको रिवाइज करते रहना है। ऑलराइट। और पेपर के रिलेटेड नहीं पूछना है, प्री मेंस एग्जाम, क्योंकि हमको सर ने बहुत गाइडेंस भी मिलती है और हम इस रेस में बहुत हमारी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हाँ, तो ये पूछना है कि आपने क्यों सोचा कि आप कलेक्टर बनना? अच्छा यार, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब मैंने सोचा था बहुत टाइम हो गया, मुझे एग्जैक्टली अभी याद भी नहीं है कि मैंने क्यों सोचा था। जैसे जब मैं 10th में थी 2016, ठीक है, 2016, तो 2015 का रिज़ल्ट आया था। मुझे एकदम अच्छे से याद है, मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, ठीक है। और उसका वो जो है ना, वो बहुत हाइप हुआ था, लाइक 22 साल में क्लियर करना। और उससे पहले भी मुझे पता था कि ऑफिसर्स होते थे, बट मेरे अंदर मिथ था कि हम
30-35 तक ऑफिसर बनेंगे। सीरियसली मेरे अंदर ये मिथ था। मैं बहुत परेशान भी थी और कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। फ़ोन नहीं होता था जनरली, लाइक जिस फैमिली से मैं हूँ ऐसा होता था कि फ़ोन एक ही है घर पे और वो छूना मना होता है। सो फ़ोन का भी एक्सेस नहीं था। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे टीचर्स होते हैं, अगर हम किसी नॉर्मल स्कूल से पढ़ रहे हैं तो उनको भी नहीं पता होता कि यूपीएससी क्या चीज़ है, क्या होता है, ठीक है। तो मैंने वो इंटरव्यू देखा था, देन आई रियलाइज, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे से थोड़ा भरोसा आया था कि हो सकता है, कम उम्र में भी हो सकता है। मुझे लगा कि ठीक है ऐसा कुछ करना है। 11th में गई, 12th में गई, कोई भी पूछता था, मुझे याद है आई यूज्ड टू से कि IAS बनना है, ठीक है, कलेक्टर बनना है, बट पता नहीं था। लोगों से पूछती थी तो दे यूज्ड टू से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो। एंड मैं सच में 11th-12th में थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी जितना हो सके। जो साइंस वाले हैं उनको पता होगा कि ये स्कूल वाले छोड़ते नहीं है, साइंस वालों को बहुत प्रेशर बनाते हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो उनको A1 की चाहत होती है, ठीक है। तो टाइम नहीं होता था मेरे पास, फिर भी थोड़ा बहुत मैं प्रतियोगिता दर्पण खरीद के लाती थी और पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे। बाद में अब हंसी आती है कि क्यों मैं वो आधे घंटे भी वेस्ट करती थी, सो जाना चाहिए था मुझे। सीरियसली, ठीक है। तो यही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आया, कभी पापा के मुंह से सुना शायद, और कभी ये टीना डाबी वाला मुझे इंसिडेंट अच्छे से याद है कि जब मेरा थोड़ा और पक्का हुआ था, पहले से पता था बट कहते हैं ना कुछ मिल जाना कि यस करना है अब ये, ठीक है। सो उसके बाद भी जब सीरियसली 12th के बाद जब FY में आई तब सीरियस हुई कि अब तो करना ही है। सेकेंड सेमेस्टर में सब छानना शुरू किया। सर से मिली थी, FY में ही थी मैं जब सर से पहली बार मिली थी, तो फिर हो गया। थोड़ा बहुत आई रिमेम्बर कि पूरी क्लैरिटी तब तक भी नहीं थी। हाँ, तब तक भी नहीं थी कि हाँ मतलब करना है सर, इसमें क्या होता है। सी इट हैपेंस, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक इट इज मोर लाइक अ लव कम अरेंज्ड मैरिज कि यू फॉल इन लव विद द सर्विस कि अच्छा करना है, देन यू स्टार्ट। over a period of time only you start loving. Yes. कि अच्छा हाँ, and most importantly I think it is the variety of subjects that you read कि वो तुम्हें और inculcate करता है कि यार अच्छा ये पढ़ रहे हैं तो ही मज़ा आ रहा है, तो इसको implement करने का अगर practically system में मौका मिले। ओके, सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहिए सीरियसली, एक्सेप्ट व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे भी फीचर्स मत यूज़ करो। अभी तो स्टोरी वगैरह का भी शायद कुछ आ गया है, मत यूज़ करो। बस टॉपर्स वगैरह के नोट्स जो हमें कभी कभी आसानी से मिल जाते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। उसमें भी रोज़ नहीं जाना कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है। अब तो वहाँ पे भी होता है ना, टॉपर्स टेलीग्राम का भी चैनल बना लेते हैं, कुछ पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। वो सब मत देखो, ऑलराइट। व्हाट्सएप पे इसलिए रहना है क्योंकि कनेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लो फील करते हो, फ्रेंड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। एंड आप एक इंस्टीट्यूट के अकेडमी के पार्ट हो यहाँ के, तो यहाँ से कनेक्टेड रहने के लिए आपको होना चाहिए। देन सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी रिलेशनशिप में मत जाओ, ठीक है। हो तो कोई बात नहीं, संभालो, बट नहीं हो प्लीज़ अवॉइड इट, ओके। ऑलरेडी हमारे लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस हैं। सी रिलेशनशिप मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही है, ठीक है, कि आज जो यूथ जिस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, रिलेशनशिप इज़ लाइक बहुत नर्चर करना पड़ता है हर रिलेशन को, ठीक है। आपका सर के साथ रिलेशन है, आपका आपके पेरेंट्स के साथ है, आपका अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो आप ऑलरेडी इतने डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि आप कोई नया रिलेशन अभी बना नहीं सकते, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके, क्योंकि देखो इतने रिलेशंस तो मैनेज कर ही रहे हो, एक और कर लोगे, लेकिन क्यों करना है अगर अवॉइडेबल है तो, ठीक है। थर्डली सेक्रीफाइस वाली बात जो मैंने सबसे पहले कही थी कि टेम्पटेशंस में नहीं जाना है। कैसे? कई बार होता है कि आज ब्रेक ले लेते हैं अननेसेसरीली, क्यों, ठीक है। आज जैसे कई बार लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ना कि यहाँ पे शादी है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, तो आप क्या बोलते हो, इतने टाइम से तो पढ़ रहे हैं, एक अटेंड कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपका कॉन्साइंस आपको बोल रहा है कि नहीं, मैटर करता है, ये जो 5 दिन है जो आप फंक्शन में बिताओगे वो बहुत मैटर करता है, लेकिन फिर भी आप क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि कोई बात नहीं ना, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। ये टेम्पटेशंस के ऊपर जीतना है, ठीक है, बहना नहीं है इन सब में। सो हो गए।
मेजर यही चीज़ें हैं, पता है आपके पास, लाइक एज अ स्टूडेंट, अनलेस कि कोई मैरिड हो या फिर कोई वर्क कर रहा हो, हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सबसे डिफरेंट बनाती है और फिर हमें लिस्ट में लेकर आती है, ठीक है। कुछ बड़ा पहाड़ तो खोदना है नहीं, ठीक है। यस, पहाड़ खोदने जैसे डिफ़िकल्टी फील होगी, बट कुछ टाइम आदत पड़ जाएगी फिर, तो ये अच्छी आदतें बनानी है, ठीक है। तो मेरा जो प्रेपरेशन है वो 2 फेज़ में है, कॉलेज के साथ और एक कॉलेज के बाद। लाइक कॉलेज के साथ भी था बट कोविड था, सो घर से ही हो रहा था सब कुछ, तो ऐसे मैं दोनों बताती हूँ। जब कॉलेज के साथ था मैं SY में थी, सो आई वाज लाइक कि कॉलेज अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे सीखने की, ठीक है। सो कॉलेज होता था मेरा कितना, ऑलमोस्ट 10 to 5 जितना कुछ कॉलेज होता था, या फिर कभी कभी 11 to या 12 to 5। साइंस में थोड़ा सा होता है और ऐसा था कि 70% अटेंडेंस वाली बात थी। और वैसे भी मेरा हमेशा से ऐसा एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा है कि मुझे हमेशा हर चीज़ में अच्छा करना होता है तो मैं थोड़ा जाती भी थी कि ठीक है अभी कॉलेज करते हैं, साथ साथ में ये करते रहेंगे, ओके। मैं कॉलेज से 5:30 बजे ट्यूशन पहुंचती थी, वहाँ पे अटेंड करती थी। हमारे लैब्स भी होते थे, यस, इसीलिए इतना लंबा टाइम जाता था। केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लैब होते थे, SY में केमिस्ट्री का होता था। फिर मैंने मैथ्स चूज़ कर लिया जस्ट टू अवॉइड लैब, क्योंकि आई न्यू मुझे 21 में अटेम्प्ट देना है और मैं 21 में 21 की हो जाऊँगी और मेरा 3rd ईयर प्रिपरेशन में जाएगा, तो मैं लैब नहीं अफोर्ड कर सकती। 4 घंटे की होती है 3rd ईयर में, ठीक है। 2 दिन 3 दिन 4 घंटे ऐसा ही कुछ होता है। फिर मैंने हटा दिया मैथ्स ले लिया सीरियसली। तो कॉलेज के साथ उतना ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आप 3rd ईयर में हो, कॉलेज अटेंड करना पड़ रहा है, तो यस आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करना। मेरे केस में क्या हुआ था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा सीन था। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थी घर में और सोसाइटी में, जो भी है पूरे देश में कोविड की वजह से, ठीक है। थोड़ा मेंटल वो भी था, घर में टेंशन्स थे, काम वाम सब रुक गया था, सबके घर में हुआ होगा, ठीक है। बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या था कि मुझे पढ़ने का टाइम मिल गया। मैं ऑनलाइन लेक्चर से खोल के रख देती थी, 1 महीने पहले कर लूँगी एग्ज़ाम के, अभी सिर्फ खाली अटेंडेंस के लिए रहने दो, और फिर UPSC वाला ही पढ़ती थी, ठीक है। सो अगर मैं बिना कॉलेज वाला टाइम बताऊँ तो मेरा कैसा होता है शेड्यूल, से अभी भी वैसा ही होता है, ठीक है। अभी भी मेरा कॉलेज है नहीं, 21 में ही आई एम ग्रेजुएट। तो कैसा होता है, सुबह 6 का सोचो उठना, मान लो 6:15 भी उठे, 6:30 भी उठो तो 1-1.5 घंटा तब पढ़ना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद लाइक मेरा भाई भी है, आई कांट लाई, सो 8:30-9 के पास आप कुछ एक छोटा सा सेशन हो गया आपका 1.5 घंटे का, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स, पेपर, जो भी आपको मन करे, कोई एक स्टैटिक सब्जेक्ट, वो पढ़ लिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा उठ के फ्रेश होंगी, एक्सरसाइज करूँगी, ठीक है। मुझे सबको ये सलाह देनी है, प्लीज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मतलब जिम नहीं, ठीक है। जिम करोगे थक जाओगे और फिर पूरे दिन नींद आएगी। पढ़ना बहुत हेक्टिक होता है, पढ़ने में बहुत नींद भी आती है, बुक लेके बैठोगे सोने लगोगे। योगा करिए, ठीक है। योगा थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लो, ठीक है, डांस कर लो, जुम्बा कर लो, वार्म अप हो गया, 12 सूर्य नमस्कार कर लो, ख़त्म पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। और 10 मिनट्स मेडिटेट कर लो, मेंटल एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, ख़त्म। इतना ही करना है। मन करे कभी कभी प्राणायाम कर लो, जैसे आई यूज़ टू डू कपालभाति, मेरा फिक्स होता है सूर्य नमस्कार, कपालभाति और थोड़ा सा मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इमोशनल वो आता रहता है, कभी कभी एकदम वीक पड़ जाते हैं हम कि हो नहीं रहा, हमारा तो क्या ही होगा एंड ऑल, ठीक है। माइंड स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करती थी, फिर आराम से तैयार होके 10-10:30 बजे लाइब्रेरी, ओके। वहाँ जाके 10 से 2 या फिर जब भी पहुँची, कभी 10:30 कभी 11, 2 बजे तक एक सेशन, कुछ भी पढ़ लिया इंपॉर्टेंट, उसमें मेन सब्जेक्ट सोशो पढ़ना है तो वो पढ़ लिया, अदरवाइज़ कोई भी एक मेन सब्जेक्ट उस टाइम पे, ठीक है। फिर 2 बजे मेरा होता था मी टाइम। मैं बोल रही थी ना कि अपने लिए कुछ टाइम रखो, इंसेंटिव दो। 2 बजे मैं खाने जाती थी, खाते खाते मुझे कुछ देखना है फ़ोन पे तो मैं वो देखती थी। कुछ भी हो सकता है, मूवी हो सकता है, सॉन्ग सुनना हो वो सुन सकते हो, किसी से बात करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मी टाइम होगा एक, मैं वो करती थी। सो आई एम अ स्लो ईटर, मैं वैसे भी 20-30 मिनट में खाना खाती हूँ, और जब फ़ोन देखते देखते खाओगे तो 40 मिनट हो जाएगा, बट दैट इज़ फाइन, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो कर लेती थी। उसके बाद वापस बैक टू स्टडीज़। उसके बाद फिर से कुछ 2-3 घंटे
एक सब्जेक्ट वही कंटिन्यू करना तो वही, अदरवाइज दूसरा भी रख सकते हो आप, ठीक है। मेंस के टाइम पे मैं 2 रखती थी, सुबह सोशियो कर लिया और दूसरे वाले में कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, जीएस का, ऐसा करती थी। आप अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मान लो 2:40 या 2:50 में मैं वापस पढ़ने बैठी, 5 बजे या 5:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की, ठीक है। फिर मैं चली गई पेपर पढ़ने, मेरा पेपर पढ़ने का टाइम वो होता था 5:30 से 6:30 या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो 6:15 6:30 तक पेपर ख़त्म करके बैक टू होम। मैं नहीं बैठ सकती 8 बजे तक लाइब्रेरी में, लोग बैठते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, आपको पहचानना होगा कि क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। मेरा ऐसा होता है कि मैं थक जाती हूँ, अब मुझे जगह बदलना है, मुझे माहौल बदलना है। मैं आती थी घर पे आराम से चाय पिया, आराम किया आधा घंटा, 7 बजे या 7:15 बजे वापस पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। सुनने में लगेगा हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ट्रस्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे में मन कभी नहीं भरेगा। ऐसा लगेगा 5 मिनट तो चेंज करने में चले गए, 5-10 मिनट, ठीक है, उसमें अगर बातें कर रहे हो तो 15 मिनट लग जाएगा। कुछ खा रहे हो, खाने के बाद भी तो लगेगा ना कि हाँ 5 मिनट बैठ जाते हैं, खाते ही थोड़ी ना बुक उठा लोगे। बट ऐसा होता है कि 7 बज गए, अब उठाना पड़ेगा, बुक उठा लिया। 7 से 8:30 डिपेंडिंग कि मेरे पापा कब ऑफिस से आते थे, उस हिसाब से 8 या फिर 8:30 तक मैं पढ़ती थी और फिर उनके साथ डिनर करती थी। ये भी ज़रूरी है, ये भी मैं सजेस्ट करूँगी जो भी आपके साथ है उनके साथ एक टाइम आप खाना खाओ, जो भी स्ट्रेस है दूर कर लो, ठीक है। उनसे बात करके अच्छा लगता है और उसके लिए एक टाइम तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बात करोगे तो एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। खाते खाते कर लो, है ना। तो मैं उनके साथ खाती थी, वापस 9 से 11 दूसरा शिफ्ट। सो ऐसे तोड़ के मेरा ये होता था और यही अभी तक चल रहा है, ठीक है। आधे घंटे इधर उधर होना वाजिब है, कभी लेट उठे कभी लेट सोए, ठीक है, कभी खाने में लेट हो गया, कभी कहीं चले गए, सो दैट इज़ फाइन। और ऐसे तोड़ के चलने में क्या होता है, ट्रैक रख पाते हैं हम। कभी मन नहीं किया, सुबह का शेड्यूल मिस हो गया या फिर पूरा 2 बजे तक का मिस हो गया, तो अपने आप को समझा सकते हो कि कोई बात नहीं, सुबह के जो 5 घंटे या 4 घंटे मैं पढ़ती थी वो नहीं पढ़ पाई तो क्या, शाम वाला 4 घंटा मैं कर लूँगी, ठीक है। तो फिर अपने आप को मनाओ और उसको कर लो, ऑलराइट। ऐसे फिर मैं अपने टाइम को डिवाइड करती थी। रिवीजन बहुत मुश्किल होता है, जितना आसान ये शब्द है उतना ही मुश्किल ये काम होता है, ठीक है। सो जैसे मेरे केस में क्या होता था, मैं सोचती थी वीकली करूँगी, संडेज़ या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, बट होता नहीं था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक सजेशन दूंगी, प्लीज़ कभी संडे रिवीजन के लिए मत रखो। संडे नाम सुन के ही आपको क्या लगेगा, हॉलीडे वाली फीलिंग आएगी, सब मज़े कर रहे, रोड खाली। जैसे मैं लाइब्रेरी जाती थी ना, तो मैं देखती थी रोड इतना खाली क्यों है, लोग काम पे क्यों नहीं जा रहे, संडे है क्या, ये संडे है, ठीक है। वहीं से आलस शुरू। और उसमें भी आप इतना डिफ़िकल्ट काम करोगे। रिविज़न क्या लगता है, आसान लगता है हमें, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन होता बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। और मुश्किल काम को और लाइटली लोगे और रखोगे संडे पे, सोचो कितना ख़राब कॉम्बिनेशन हुआ ना, ठीक है। तो वर्किंग डे पे रखो, मतलब ऐसा नहीं है हमारे लिए तो सब संडे मंडे एक ही है, बट स्टिल संडे की फीलिंग डिफरेंट आती है। हाँ सीरियसली, हमारे लिए सब सेम है, बट आपको अगर पता चल गया कि आज संडे है, तो होता है ना, सोशो वालों मीनिंग एसोसिएट करते हैं हम, है ना, तो हम उससे एक अलग ही मीनिंग लेके आते हैं, राइट, इंटरेक्शनल्स को। तो संडे की मीनिंग क्या होती है कि आज तो थोड़ा ब्रेक बनता है, आज तो थोड़ा लाइट करेंगे, है ना। तो डिफ़िकल्ट काम संडे के लिए नहीं रखते। रिवीजन मत रखो संडे के लिए। एडवाइजेबल है वीकली रिवाइज़ करना, कि जो भी वीक में पढ़ा है रिवाइज़ करो। डेली करते हो तो बेस्ट है। डेली में क्या करोगे कि आधा या 1 घंटा सेपरेट करोगे, और जो डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ी हैं, जो लग रहा है कि रिवीजन की ज़रूरत है, जैसे करंट अफेयर्स करते हो या फिर न्यूज़पेपर से थोड़े बहुत डेटा लिखते हो, 2 ही लिखा है ना, 2 ही देख लो खाली, ठीक है, सिर्फ देखना है, देख लोगे तो माइंड में रहेगा, ओके। वीकली कर सकते हो, और वीकली वाले को फिर मंथली करना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन मुश्किल है, बट अगर कर लिया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वो वाला बात है जो आपको दिस सेट्स यू अपार्ट, ठीक है। बोल सकते ना कि मैंने पहले बोला था कि वो काम करो, वो सोचो कि क्या करूं कि जो मुझे लिस्ट में लेके आए, ये वो वाला काम है रिवीजन, ठीक है। सो इसके लिए आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे लिए क्या सूटेबल है। अगर मान लो रिवीजन के नाम पे रोज़ 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो मत करो, वीकली करो फिर, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हो तो डेली वाला अच्छा है, अदरवाइज़ वीकली करो, ठीक है। मंथली नहीं होगा, मंथ में आधी चीज़ें तो भूल जाओगे, वीकली सबसे अच्छा होता है।
मिडिल पार्ट। देखो मैं सजेस्ट करूँगी, मान लो एक राउंड आपने पढ़ लिया है ना, तो प्लीज़ आप उसको बार बार क्लास में बैठना बंद करिए। ट्रस्ट में थोड़ा वो फोमो वाली फीलिंग आती है कि कुछ मिस कर जाएंगे, नई फैकल्टी आई है, कुछ नए नोट्स, नए पॉइंट्स ऐड होंगे, बट वो नए पॉइंट्स ROI नहीं है उसमें। वो 1-2 पॉइंट के लिए आप उतना टाइम इन्वेस्ट करते हो क्लास में बैठ के, वर्थ इट नहीं है। उतने में अगर आप खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा नई चीज़ें सीख पाओगे। किताबों में क्या होता है, लक्ष्मीकांत ही ले लो, जितनी बार पढ़ते हो लगता है ना ये तो याद ही नहीं था, ये तो देखा ही नहीं कभी। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस आता है कि ओ हाँ ये तो मुझे अब भी समझ में आया, समझ नहीं आता था, है ना। तो सेल्फ स्टडी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नेसेसरी है, ठीक है, और एक कुछ केस में सफिशिएंट भी है। लोग बिना कोचिंग के निकाल रहे हैं ना सेल्फ स्टडी से, ठीक है। तो कोचिंग कैसा है, एक गाइडेंस है कि आपको रास्ता दिखा दिया, चलना खुद है। यस, कहीं लड़खड़ाए तो प्लीज़ सर को अप्रोच करो, कोचिंग में वापस आओ, फ्रेंड से सलाह लो, ठीक है, कि कहीं पे अंधेरा छा गया, अब रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करें, तब कोचिंग को याद करो। अदरवाइज़ प्लीज़ सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो मैंने जो टाइमिंग्स बताई वो मेरे सेल्फ स्टडी की थी। अगर कोचिंग कर रहे हो, मान लो कोई है जिन्होंने साइकिल कंप्लीट नहीं किया, सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने इंपॉर्टेंट है ना, तो वो अपना टाइम प्लीज़ उसमें इंक्लूड करो, क्योंकि टाइम कहाँ से लाओगे एक्स्ट्रा, टाइम तो उतना ही है ना, तो उसको आप इंक्लूड करिए। अदरवाइज़ अगर आपने कर दिया है, एक बार पढ़ लिया है सारा सब्जेक्ट, तो फिर आप प्लीज़ घर पे या फिर यहीं पे आके, यहाँ पे रीडिंग रूम की सुविधा है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन, यहीं पे आके पढ़िए, ओके। क्लास में बैठना बार बार उतना फ्रूटफुल नहीं होता। ऑलराइट, सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं आता तो इतनी फैसिलिटी है यहाँ पे, ये अभी भी दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट जैसा तो है नहीं कि सर एक्सेसिबल नहीं है। सर हमेशा एक्सेसिबल होते हैं, आप फ़ोटो भेज दीजिए, पूछ लीजिए, जो भी फैकल्टी है जिस सब्जेक्ट का आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोचिंग को यूटिलाइज़ करना है, कैपिटलाइज़ करना है। प्लीज़ बार बार यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करिए, ओके। सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। ये बात मैं नहीं बोल पाता कि तुम दूसरी बार वही चीज़ क्यों कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। हाँ, कि आप, मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे, और सामने दिख गया बच्चा क्लास में और वो लेक्चर ही अटेंड करने आया है और वो पहले वो कर चुका है। यस, नो डाउट फोमो होगा, बट आई जस्ट होप people realize the importance of that first stage guidance, and secondly the importance of time। then सीखा समझा, अब सेल्फ एफर्ट भी डालना है। ट्रू, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तब आपको खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी। क्लास में तो सब आसान लगता है, सब समझ में आता है, घर जाके जब नहीं समझ में आता ना, वो आइडेंटिफाई करना है कि घर पे क्या समझ में आ रहा है। घर या फिर लाइब्रेरी, आपका पर्सनल स्पेस, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। एब्जॉर्ब कब करोगे, जब सेल्फ स्टडी करोगे। क्लास में तो खाली समझ में आता है, उसको भी रिवाइज नहीं किया ना तो वो उड़ जाएगा, नहीं रहेगा माइंड में। सेल्फ स्टडी से वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो आपने क्लास अटेंड की, आपने क्लास नोट्स बनाए, ठीक है, फर्स्टली उसको रिवाइज़ करिए। ऑलराइट, सर ने कोई रेफरेंस बुक बताई, उसको रिवाइज़ करिए, हो सके तो उसी नोट्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है, ताकि बार बार 10 चीज़ें ना पढ़नी पड़े, ओके। सबसे बेसिक मिनिमम जो चीज़ होती है ना, जो रिक्वायर्ड है, जो सब कर रहे हैं, वो तो करना ही है। अब मान लो कि जैसा मेरा केस है, मैंने ये पहले अटेम्प्ट में कर लिया था, अब जब मैं दूसरा अटेम्प्ट दे रही हूँ तो मेरे पास क्या है, वो नोट्स रिवाइज़ करने हैं, यानी बाकियों की तुलना में जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा इधर उधर देखना शुरू करूँगी, लाइक टॉपर्स नोट्स, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में काम नहीं आते, ऑप्शनल में या फिर एथिक्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, कोट्स, इन सब की जो ज़रूरत होती है, उसमें क्या करोगे आप, जो आपके बेसिक नोट्स हैं, आप टॉपर्स के नोट्स हो या फिर फॉर दैट मैटर कोई इंस्टीट्यूट का साइट हो, ठीक है, कोई कुछ पढ़ रहे हो कि कहीं से, आप क्या करोगे, वहाँ से अपने काम का मटेरियल उठा के उसमें ऐड करते जाओगे, ठीक है। इनिशियली टाइम टेकिंग लगेगा, बट वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब मेंस, ये जो हम प्रोसेस करते हैं ना, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की, ये वाला हमारा टाइम जो हम इसमें पुट कर रहे हैं, वो हमारे मेंस के टाइम पे हमारा टाइम बचा रहा है ना।
ये चीज़ें नेसेसरी है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स इकट्ठा करना, कोट्स इकट्ठा करना, एनेक्डोट्स इकट्ठा करना ऐसे के लिए है ना ज़रूरी। बट ये काम अगर अभी करोगे, अभी का 3 घंटा जो है ना वो कम इम्पॉर्टेंट है देन मेंस के टाइम का 3 घंटा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ में वो हेल्प करती है। सबसे पहले जो सब कर रहे हैं वो करो। वो कैसे पता चलेगा? पता होता है हमें, सर बताते हैं ना आपको, रेफरेंस बुक करना है, लक्ष्मीकांत करना है, स्पेक्ट्रम करनी है, ठीक है, नितिन सिंघानिया में से आर्किटेक्चर वाला चैप्टर और पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स होते हैं जो पढ़ना है। कुछ बुक्स होती है कवर बाय कवर पढ़ना, लक्ष्मीकांत फॉर एग्जाम्पल, स्पेक्ट्रम, और कुछ बुक्स होती हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर्स, राइट। तो वो गाइडेंस तो आपको यहाँ से मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, लाइक सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स हैं और आपने ये बेसिक चीज़ें तो पढ़ी रखी हैं पहले से, फिर जाओ टॉपर्स कॉपी में, आंसर कॉपी में, ठीक है, तब जाके उसमें से ऐड ऑन करना है। बस सिंपल इतना ही है। सो आई जस्ट होप जितने भी लोगों ने इस सेशन में जितनी भी बातें बहुत ध्यान से सुनी हो, उनमें से कुछ लोग इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करें। एंड थैंक्स टू अंजलि अगेन। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंटरव्यू का कॉल हर बार क्यों आता था। क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को बहुत लेजिटिमेटली एड्रेस किया जा रहा था। आई थिंक दैट इज़ वन हैबिट विच टेक्स यू टू द इंटरव्यू, बिकॉज मेंस इज द डिसाइडर। सो थैंक यू फॉर दैट इंसाइट एंड वन लास्ट राउंड ऑफ अप्लॉज। Thank you so much. Thank you, sir. Welcome, welcome. Hopefully next year, double digit ranks. Yes. Right? Or for that matter, single digit. Right? Thank you once again. Thank you everybody. सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है।